यस पीपल ऑनलाइन चेक करिए, ऑडियो क्लियर है। ओके यस पीपल, आइए स्टार्ट करें। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर है। सो हमने कल क्या क्या कंप्लीट किया था, आइए फटाफट से ऑडियो रिवीजन कर लेते हैं पहले सेशन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए आई होप यू विल बी एबल टू रिकॉल। कोशिश करिएगा जब मैं कुछ बोल रहा हूं आप रिकॉल करने की कोशिश करिए। स्क्रीन के ऊपर तो चीजें है ही, बट आपके पास अगर अपने नोटबुक जो है जिसमें आपने लिखा हुआ है वो अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया है। हेलो पीपल, वेलकम टू kcacademy.info। मैं हूं सीए करण चंदवानी और हम आईडीटी जो हमारा बैच है सीए में इंटर का, उसका जो पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ जीएसटी, उसके सेकंड लेक्चर का हम कर रहे हैं ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड। सो सर हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी स्टार्टेड विथ वाज जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। हमने पहले सेशन में अधूरा सा डिस्कशन रखा हुआ था जहां हमने ये देखा था कि प्रोडक्शन बेस्ड और टैक्स करके होता है, कुछ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। जीएसटी से पहले जो टैक्सेस थे वो प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेस थे और जीएसटी जो है ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स था। यानी कि जो स्टेट्स जिनके पास प्रोड्यूसर्स है ज्यादा उनको हो रहा है नुकसान जीएसटी में आने के बाद। हालांकि लॉजिकली जो होना चाहिए वो भी सही हो रहा है कि जहां कंज्यूमर है, कंज्यूमर वाले स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिल रहा है, जो कि सही हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो ऑब्जेक्शन उठाया, इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया प्रोडक्शन बेस्ड स्टेट्स ने, उसके बदले में दो चीजें हुई गवर्नमेंट द्वारा। पहली चीज ये थी कि कुछ आइटम्स को आउट ऑफ जीएसटी रख दिया गया, जैसे कि अगर स्पेसिफिकली उन आइटम्स की बात की जाए तो वो थे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसके साथ साथ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ओनली, एंड उसके साथ साथ टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। और ये तो एक बात थी। दूसरी बात क्या आ गई, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस आ गया जो लग्जरियस गुड्स पे एट द सेम टाइम जो इंजरियस टू हेल्थ है इन गुड्स के ऊपर लेवी किया जा रहा है आज के डेट पे, और ये आप और मैं कॉमन कंज्यूमर्स इसको पे कर रहे हैं। हालांकि इसका फायदा जा रहा है उस स्टेट को जो एग्री नहीं हो रहा था जीएसटी में आने के लिए। सो ये दो चीजें हमने देखी। आफ्टर दिस वी वेंट ऑन टू आफ्टर दिस सर जी वी वेंट ऑन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट जहां पे हमने बात किया कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो पहले का जो मैकेनिज्म था प्री जीएसटी मैकेनिज्म, वो और अभी कुछ सिमिलर चीजें ही है। बस फर्क क्या है, पहले 2-3 टैक्सेस थे, आज के डेट पे क्या है सर, आज के डेट पे एक ही टैक्स दैट इज जीएसटी। सो मल्टीपल टैक्सेस थे पहले, जिसके कारण फ्लो ऑफ क्रेडिट डिफिकल्ट होता था, जो आज आसान हो रहा है। हमने एक बढ़िया सा एग्जांपल लिया था जहां हमने मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर की बात की थी, जिसके केस में हमने एक प्रॉपर डिटेल डायग्राम ड्रॉ किया था, आई मीन इलस्ट्रेशन किया था, जहां हमने देखा कि प्री जीएसटी एक्साइज जो है, एक्साइज के ऊपर वैट लगता था, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स हो गया। फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है, सिंस ये एक्साइज का क्रेडिट नहीं ले सकता है बिकॉज वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो उस केस में क्या होता था, उस केस में और विचित्र चीज हो रही थी। वो ये हो रही थी कि आपका जो एक्साइज है उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है और ये प्रॉफिट ऑन एक्साइज के ऊपर वैट कैलकुलेट हो रहा है, अगेन टैक्स ऑन टैक्स था। बट जीएसटी के अंदर में ये सब चीजें डन अवे विथ है। आज के डेट पे हम बोल सकते हैं कास्केडिंग इफेक्ट है नहीं, जिसके कारण से हमने देखा था हमारे एग्जाम्पल में 1200 रुपीज गुड्स चीप हो गए थे फॉर दी कंज्यूमर। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि इन चीजों का फायदा उठाया गया और अल्टीमेटली आपके लिए और मेरे लिए चीजें उतनी सस्ती नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि कौन से टैक्सेस है जो सबस्यूम हो चुके हैं जीएसटी के अंदर में। कुछ सेंट्रल लेवीज थे, एट द सेम टाइम कुछ स्टेट लेवीज थे। सेंट्रल लेवीज के अंदर में एक्साइज था जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया जाता है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी वगैरह के बारे में हमने बात की थी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात की थी। हम गए तो उसके बाद कस्टम्स पे, कस्टम्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, बट कस्टम्स जो है, कस्टम्स के ऊपर क्या है, आज कस्टम्स को सबस्यूम नहीं किया गया, कस्टम्स अलग से चल रहा है। बट कस्टम्स के अंदर में देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज सीवीडी, दैट वाज काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिसमें हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी का एग्जांपल लिया था। एट द सेम टाइम एक और चीज याद रखिएगा, एट द सेम टाइम एक और चीज थी, वो था स्पेशल एडिशन ड्यूटी। ये दोनों चीजों को कंपेंसेट कर दिया गया है, ये सबस्यूम होकर के जीएसटी के अंदर आ गए हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग अगर कर रहे हो और इंटरस्टेट ट्रेडिंग हो रहा है तो सीएसटी वाज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको भी सबस्यूम कर दिया गया है। एंड कोई भी सेस, कोई भी सरचार्ज इन टैक्सेस के ऊपर सबस्यूम किए गए हैं। हाउएवर हमने स्टेट लेवीज के बारे में बात की, जहां पे अगेन ट्रेडिंग आता है इंटरस्टेट वाला, और ट्रेडिंग इंटरस्टेट के केस में वैट है, उस पर्टिकुलर स्टेट का वैट एक्ट वैल्यू एडेड टैक्स लग जाता था। एंटरटेनमेंट टैक्स था, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स था, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स और इनके ऊपर का सेस एंड सरचार्ज, ये सब सबस्यूम हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी सॉ वाज ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर। ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर में हमने ये देखा कि सिंस इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों पिक्चर में है टू लेवी दी लॉ।
राइट। उसके केस में अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि एक स्टेट के अंदर में सप्लायर भी है और रेसिपेंट भी है, उस केस के अंदर में क्या हो जाएगा, 50% टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को इन द नेम ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी। 50% जो टैक्स है वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को जहां कंज्यूमर बैठा हुआ है इन द नेम ऑफ एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो उसके केस में आईजीएसटी 100% अमाउंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को इन द नेम ऑफ आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई यूनियन टेरिटरी के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो जो 50% स्टेट को जा रहा था वो भी यूनियन टेरिटरी को जाएगा, बट यूनियन टेरिटरी जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहीं यूटी जीएसटी लगता है, जैसे कि अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दीव एंड दमन, लद्दाख और लक्षद्वीप। अगर मैं बात करता हूं दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहां लेजिस्लेटिव असेंबली है तो यहां पे एसजीएसटी ही लग जाएगा। हमने एचएसएन कोड के बारे में बात की थी, हमने एक बहुत बड़ी सी फाइल लिखी थी कि रेट ऑफ टैक्स कैसे डिसाइड किया जाता है। उसके अंदर देयर आर 6 रेट्स ऑफ टैक्सेस, 0% बेसिक फूड ग्रेन्स वगैरह पे, 5% मास कंजम्पशन आइटम्स लाइक स्पाइसेस, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा, 12% पिज्जा, बर्गर, प्रोसेस्ड फूड, 18% सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सोप, ऑयल, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, 28% व्हाइट गुड्स, एक्सपेंसिव गुड्स, एसी कार्स एक्सेट्रा, 28% प्लस सेस उन चीजों के ऊपर जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसिव है। एट द सेम टाइम हो सकता है कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो इंजरियस टू हेल्थ है, इन सभी को 28% प्लस सेस में कवर किया गया है। यस, जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो बताइएगा यहां तक चीजें क्लियर है क्या। IDT1L2 जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो यहां तक बताइएगा चीजें क्लियर है क्या। आप में से कुछ लोग अभी भी यूट्यूब पे सेशन को अटेंड कर रहे हो, अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो आप शायद टाइप नहीं कर पा रहे होगे, आप जरूर लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, मुझे समझने आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज ऐसे थोड़ी सी धीरे धीरे करके हम स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, राइट। अगर आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो तो मुझे रोक लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए। कल हमने डिस्कशन को एंड किया था कि टैक्सेबल इवेंट करके कुछ होता है, एक ऐसा इवेंट जिसके होने पे टैक्स लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल इवेंट। एक्साइज जो है, एक्साइज के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या था, मैन्युफैक्चर। द मोमेंट मैन्युफैक्चर हैपेंस, मैन्युफैक्चर के होने पे ही एक्साइज ड्यूटी लगेगा। कस्टम्स के केस में टैक्सेबल इवेंट क्या था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये एक्टिविटी होती है, ये इवेंट होता है, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि चलो भाई कस्टम्स लग रहा है। ठीक है, वैसे ही सप्लाई करके जो टैक्सेबल इवेंट है ये है जीएसटी के अंदर में। अगर सप्लाई होता है तो जीएसटी लग जाता है, जिसका मतलब ये भी समझने आ रहा है कि यहाँ पे सप्लाई के अंदर अगर मैं लिटरल बात करूं, ऐसा लेमैन बात करूं मैं आपके साथ, ज्यादा टेक्निकल लॉ वगैरह को बीच में न लाते हुए, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी चीजें पहले थी, सर्विस टैक्स में थी, कस्टम्स में थी, एक्साइज में थी, वैट में थी, इन सभी को मिला करके जितने भी टैक्सेस सब्स्यूम हुए हैं उन सभी का टैक्सेबल इवेंट आज यहां पे आ चुका है। किसके अंदर, सर, जीएसटी के अंदर आ चुका है। बट टेक्निकली देयर आर 8 पॉइंट्स गिवन। आइए इन 8 पॉइंट्स को समझते हैं। शॉर्ट में समझाता हूं, ब्रीफ में समझाता हूं, इनके डिटेल्स हम अगले चैप्टर में देखने ही वाले हैं। इनफैक्ट मैं यहीं से वो चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आशा करता हूं आप एक बार देख के आए हो, बट मुझे लगता नहीं है। ठीक है, एनी विच वेज आइएगा, लेट्स गो। सो लीज, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, सेल एंड डिस्पोजल। आपके फेवरेट टर्म सेल से स्टार्ट करते हैं। सर सेल के अंदर में कहना है से मनी इन्वॉल्व है, हाँ जी। तो मैं सेल कर रहा हूं, मतलब मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, मैं टाइटल ऑफ द गुड्स या ओनरशिप ऑफ द गुड्स को दे रहा हूं किसी और को। तो जैसे कि अगर मैंने इस कैलकुलेटर को सेल किया, अभी ये कैलकुलेटर मेरे नाम पे है, ये कैलकुलेटर करण के नाम पे है, मुझे इसको ट्रांसफर करना है अश्विनी के नाम पे। तो मैंने जैसे ही इसको सेल कर दिया, मतलब मैंने फिजिकली, टेंजिबली ये गुड्स को, ये कैलकुलेटर को उठा करके अश्विनी को दे दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये मैंने ट्रांसफर किया कस्टडी, ट्रांसफर किया पोजेशन। ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया, ट्रांसफर किया पोजेशन। दो अलग अलग चीजें हैं, एक है पोजेशन और कस्टडी बोल सकते हो आप, दूसरा जो होता है वो है टाइटल और ओनरशिप। ठीक है, सो ये जब मैं फिजिकली दे रहा हूं तो ये क्या होगा, पोजीशन दे दिया, कस्टडी दे दिया। अब कस्टडी अश्विनी की हो गई, बट अश्विनी को इसको बेचने का राइट है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, मैंने इसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया। सर वो कैसे पता चलेगा, इनवॉइस अगर आप दे देते हो, अगर मैं एक बिल निकालता हूं और बिल मैंने आपके नाम का बना लिया, इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपके नाम पे इसको ट्रांसफर कर दिया है। तो जब आप सेल करते हो, सेल के केस में आप कस्टडी भी ट्रांसफर करते हो, आप ओनरशिप भी ट्रांसफर करते हो पैसे के लिए। सर जरूरी है पैसा होगा, कंसिडरेशन है, वो पैसे में भी हो सकता है, वो बिना पैसे के भी हो सकता है, मतलब नॉन कैश आइटम भी हो सकता है। बात समझने आ रही है क्या, ठीक है। तो मैं मनी की जगह कैश लिखना पसंद करूंगा यहां पे फिलहाल के लिए, राइट। और ये सेल के अंदर में टाइटल भी ट्रांसफर हो रहा है, प्लस सर कस्टडी भी ट्रांसफर हो रही है। टाइटल भी ट्रांसफर हो रहा है, कस्टडी भी ट्रांसफर हो रहा है। आपने कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सामने ध्यान देना है, लिखने का टाइम
और क्या लिखना बता दिया हूँ मैं आपको, ठीक है। ध्यान दो, जिनके पास नोट्स आ चुके हैं आप लोग प्लीज नोट्स को रेफर कर सकते हो साथ साथ में, स्क्रीन के साथ मार्किंग मत करिए, समय दूंगा तब करना, ठीक है। दूसरी बात, अब सेल तो हो गया, अब आइए बात करते हैं एक्सचेंज। सर एक्सचेंज का मतलब क्या है? सर क्या ये वही एक्सचेंज है जिसके बारे में ऐड आते हैं? तो मान चलते हैं हम कि आप एक दुकान में गए और आपने दुकानदार से एक मोबाइल फोन परचेस करना चाहा, से आप आईफोन 20 परचेस कर रहे हो, नहीं आया ना अभी तक, आएगा, मेरी बात हो गई है, आ जाएगा। तो से आईफोन 20 आपने सोचा कि मुझे परचेस करना है, आईफोन 20 का कॉस्ट या प्राइस जो है, ये प्राइस आता है सपोज 1 लाख रुपीज। अब आपके पास 80,000 कैश थे, आपने कहा एक काम करना, ये मेरा एक पुराना फोन है आईफोन 15, आप ये आईफोन 15 ले लो, इसके बदले में कितना पैसा दोगे? उन्होंने बोला 20,000, तो इसको एक्सचेंज करते हैं, ये 20,000 का फोन आप रख लीजिए आपके पास, और ये 80,000 कैश भी रख लीजिए, और मुझे 1 लाख का फोन दे दीजिए। समझ रहे हो? ऐसे ट्रांजेक्शन शायद आपने किए होंगे, या आपने ऐसे ट्रांजेक्शन के बारे में शायद सुना होगा, व्हाटएवर द केसेस। एक्सचेंज के बारे में आपको आइडिया आ चुकी है मैं क्या बोल रहा हूं। एक्सचेंज के केस में हमेशा हमेशा कैश प्लस काइंड दोनों भी चीजें आती है। क्या बोल रहा हूं मैं? कैश प्लस काइंड दोनों भी चीजें आती है। सेल के केस में भी कैश प्लस काइंड आ सकता है क्या? हाँ, कैश प्लस काइंड भी हो सकता है, सिर्फ कैश भी हो सकता है। बट एक्सचेंज की जब मैं बात करता हूं, एक्सचेंज के केस में हमेशा कैश और काइंड साथ में आएगा। क्यों काइंड साथ में आएगा? आप कोई चीज एक्सचेंज भी तो करोगे ना, सेल में जरूरी नहीं है, सेल में आप सिर्फ कैश भी दे सकते हो, इसके लिए मैंने सिर्फ कैश लिखा हुआ है। तो यहां टाइटल कस्टडी दोनों ट्रांसफर कर दिए और कैश आपने ले लिया उसके बदले में। यहां पे एक्सचेंज के केस में आपने कोई दूसरा गुड्स भी लिया है, उसके बदले में एक्सचेंज किया है। सर फिर बार्टर क्या होता है? बार्टर के अंदर में सिर्फ काइंड, एक जमाने में सिर्फ बार्टर सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। मुझे आपको मोबाइल फोन बेचना है, आपने कहा कि यार करण सर आपको लैपटॉप की जरूरत है ना, आप एक काम करिए, मेरा लैपटॉप आप ले लीजिए, आपका फोन मैं ले लेता हूं, बात हुई खत्म, बराबर ना। पहले जमाने में ऐसा ही हुआ करता था कि यार मेरे घर पे या मेरे दुकान पे आटा पड़ा हुआ है, आपकी दुकान पे से फॉर एग्जांपल चावल पड़े हुए हैं, तो आप राइस मुझे दे दीजिए, मैं आपको फ्लोर दे दूंगा, आटा दे दूंगा, दोनों का काम खत्म। या मैं आपको शुगर देता हूं, आप मुझे राइस दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है। सो मुझे लैपटॉप की जरूरत है, मैं आपके पास पहुंचा, आपने कहा मुझे मोबाइल की जरूरत है, यार एक काम करिए करण सर, आप मेरा लैपटॉप ले लीजिए, आप मुझे आपका मोबाइल फोन दे दीजिए, बात खत्म। बार्टर। तो बार्टर में कैश की जरूरत है क्या? नहीं। एक्सचेंज में कैश की जरूरत है, हाँ, कैश काइंड दोनों आएंगे, बार्टर में सिर्फ काइंड आएगा, और सेल में सिर्फ कैश भी आ सकता है, कैश प्लस काइंड भी आ सकता है, बट जहां पे कैश प्लस काइंड आएगा उसको तो मैं एक्सचेंज कहूंगा। समझ रहे हो क्या बात को? हाँ है ना, इसके लिए मैंने यहां सिर्फ कैश लिखा है, और जहां सिर्फ काइंड आएगा उसको तो मैं बार्टर कहूंगा, तो सेल नहीं हुआ ना फिर। तो टेक्निकल टर्म्स अलग अलग है, हाउएवर मीनिंग तो मतलब देखा जाए वैसे सब जीएसटी के अंदर आ ही रहे हैं, सबका मतलब सप्लाई है, ठीक है। आइए उसके आगे देखते हैं, अगली चीज बात करते हैं। एक और सिमिलर टर्म यहां पे आपको दिखाई देगी शायद, ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ गुड्स और राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल। मतलब मैं यहां पे क्या ट्रांसफर कर रहा हूं सर? ओनली कस्टडी। क्या कर रहा हूं सर? मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ कस्टडी ट्रांसफर कर रहा हूं। तो मेरे पास कोई गुड्स है और मैंने ये गुड्स का ट्रांसफर कर दिया आपको कि आप इसको यूज करिए, ओनली कस्टडी, ट्रांसफरिंग द गुड्स और ट्रांसफरिंग द राइट इन द गुड्स टू अनदर पर्सन, जहां मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं। तो मैंने अश्विनी को कहा कि यार देखो आपको इसकी जरूरत है ना, ठीक है, आप ये मेरे पास से ले लो, यूज कर लो, मुझे वापस दे देना। सर पैसा इन्वॉल्व होगा इसमें? शायद हाँ शायद ना, डिपेंड करता है, बट यहां पे हुआ तो कैश इन्वॉल्व जरूर हो सकता है। सर मैं एक मोबाइल का दुकान चलाता हूं सर, और मेरा एक रिलेटिव आ रहा है सर, खास व्यक्ति आ रहा है, उस रिलेटिव को मैंने ऐसे ही कोई चीज दे दी, ऐसे ही कोई चीज दे दी सर, मोबाइल फोन ऐसे ही दे दिया, ले लो, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। चलेगा क्या? हाँ, यूजुअली ये वही ट्रांजेक्शन होते हैं जहां पे देयर इज नो कंसिडरेशन। यूजुअली मैं जब ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं एज लव एंड अफेक्शन से ट्रांसफर कर दे रहा हूं, टाइटल एज सच कभी ट्रांसफर होता ही नहीं है। बस चलो यार, वो मेरा एक रिश्तेदार आ गया दुकान पे, बहुत मदद की थी ये रिश्तेदार ने, वैसे करते नहीं है बट चलो की थी इस बार, अब की हुई है तो मेरा भी हक बनता है, मेरी दुकान में आ गया, चलो मैंने उसको एक काम कर दिया, एक मोबाइल ऐसे ही गिफ्ट सॉर्ट ऑफ दे दिया, तो कस्टडी ट्रांसफर कर दिया आपने, कंसिडरेशन लिया नहीं, ट्रांसफर कहेंगे इसको। बात क्लियर है क्या? 4 चीजें देखी हमने 8 में से, सेल देखा हमने, एक्सचेंज देखा, बार्टर देखा, ट्रांसफर देखा। अगर यहां तक चीज क्लियर है, कैन यू टाइप 1 इन दी चैट बॉक्स? यस पीपल, कैन यू टाइप 1 इन दी चैट बॉक्स? अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो कैन यू टाइप 1 इन दी चैट बॉक्स? हाँ जी, पक्का। आगे बढ़ता हूं मैं। अब 2 और शब्द यहां लिखे हुए हैं, 2 और शब्द यहां लिखे हुए हैं, वन इज रेंटल, अनदर वन इज लीज। कुछ लोग कहेंगे सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों सेम है ना, लीज पे देना या रेंट पे देना, बात तो सेम है।
यूजुअली रेंट जो है इसको शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, जैसे मैंने मेरा फ्लैट रेंट पे दे दिया फॉर एग्जांपल, या मैंने मेरा ऑफिस स्पेस रेंट पे दे दिया फॉर एग्जांपल। बट लीज जो होता है, लीज के केस में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल होता है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है। फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, ऐसा कुछ नाम आपने लीज के देखे होंगे शायद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में, अकाउंट्स के चैप्टर में। रेंट वैसा नहीं, रेंट साधारण सा रेंट है, जैसे मैंने ट्रांसफर में कंसिडरेशन लिया नहीं, बस मैंने ट्रांसफर कर दिया, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन मैंने ट्रांसफर कर दिया। और जब मैं बात करता हूं कैलकुलेटर, मैंने ट्रांसफर नहीं किया, मैंने इसको रेंट पे दिया। मैंने कहा अरे धनश्री जी आपको कैलकुलेटर लग रहा है, एक काम करिए आप मेरा कैल से लेके जाइए, 100 रुपए क्यों खर्च कर रहे हो ना, 10 रुपए लेके जाओ, 1 घंटा यूज कर दो, 1 घंटे बाद 10 रुपए में, मतलब 10 रुपए आप मुझे दे दो 1 घंटे का, आप मेरा कैल से लेके जाइए। तो कैश है, यहाँ पे कैश है, बट ये मोर सॉर्ट ऑफ सर्विस हो गया, सर्विस हो गया। मैंने कोई चीज, मैंने मेरी कार यूज करने दी, 1 घंटा कार यूज करो, 10,000 रुपए देके जाओ। 1 घंटे के कार के लिए क्यों अननेसेसरी आप 10 लाख खर्च कर रहे हो कार परचेस करने के लिए, 10,000 में काम हो रहा है, रेंट। सिमिलर चीज क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीज हो जाएगा। तो हमारे टर्म्स में हम फिलहाल बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म हो गया, और ये क्या हो गया सर, लॉन्ग टर्म हो गया। यहाँ पे भी क्या आ सकता है सर, कैश आ सकता है, बट ये भी क्या है, यूजुअली सर्विस ही हो गया। यहाँ पे तो गुड्स की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे तो गुड्स की बात हो ही नहीं रही है। बात समझ पा रहे हो क्या, हाँ या ना? ठीक है सर, ऐप पे थोड़ा सा लैग हो रहा है। अश्विनी, सिद्ध और भी जो लोग हैं ऐप पे जो जुड़े हुए हो, मुझे बताइए ऐप पे आपको क्लियर आ रहा है या कुछ इशू है, मतलब समझने के लिए मेरे यहां से प्रॉब्लम है इंटरनेट का या आपके यहां प्रॉब्लम है? नहीं है ना इशू, पक्का कोई दिक्कत नहीं। धनश्री आपको इशू आ रहा था, मेरे ख्याल से आप यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए फिलहाल के लिए। इंटरनेट फ्लक्चुएशन होता है कभी कभी, कोई टेंशन नहीं है, मेरे यहां नहीं है फिलहाल, कभी मेरे यहां भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। सो नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूं मैं, डिस्पोजल। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोजल? डिस्पोज करना मतलब स्क्रैप ऑफ करना, टू एलियनेट, मतलब एलियनेट मतलब क्या करना, डिस्पोज ऑफ करना। अब जब मैं डिस्पोज ऑफ करना बोलता हूं, मतलब मेरे पास कोई कंप्यूटर था, अब वो कंप्यूटर का काम नहीं रहा, लाइफ खत्म हो गई है, चल नहीं रहा अच्छे से, मैंने उसको, मैं तो बेच नहीं पा रहा हूं उसको, बेच पाता तो मैं बेच देता, मैं बेच नहीं पा रहा हूं, मैं ऐसे उसको स्क्रैप ऑफ करता हूं। सर इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, कैसे लगता है बात करेंगे, शायद कल परसों बात होगी इसके ऊपर, बट इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। तो जब मैं बात करता हूं यहां पे डिस्पोजल का, मतलब सर आप स्क्रैप कर रहे हो उसको भी डिस्पोजल कहेंगे कि हाँ, यूजुअली कैश के लिए होता है, जी हाँ, बट जरूरी नहीं कैश के लिए होगा, कभी कभी ये विदाउट कंसिडरेशन भी होता है। आपके घर के आसपास में कोई स्क्रैप डीलर होगा या स्क्रैप वाला होगा, जो बंगार वाला बोलते हैं कॉमनली, तो ये इंसान आ सकता है आपके यहाँ पे और बोल सकता है कि यार वो नल पड़ा हुआ है, आपने नल चेंज करवाया, दे दो मुझे ये नल। आप बोलते हैं हाँ नल तो दूंगा, देखो कितने किलो का है, मेटल है, स्टील है, इसका पैसा देना मुझे। वो बोलता है इसका पैसा नहीं आएगा, उल्टा ये कचरा मैं फेंकने जाऊंगा, मुझे खर्चा लगने वाला है, मेरे एफर्ट्स लगेंगे, आप तो मेरे पहचान के उसके लिए आपके लिए फुकड़ में कर रहा हूं मैं। आप बोलोगे नहीं भाई ठीक है चलो फुकड़ में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। सर कब लगता है, क्यों लगता है, मैं बात करूंगा, आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए, सो डिस्पोजल करना मतलब क्या, आप आपका हक, जो उस चीज के ऊपर आपका हक है वो छोड़ रहे हो, रेलिंक्विश कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज स्क्रैपिंग इट ऑफ। जरूरी नहीं है कोई चीज आपके काम की नहीं है तभी आप उसको स्क्रैप करोगे, ऐसे भी टैक्स का फायदा उठाने के लिए लोग स्क्रैप करते हैं चीजों को। मोर एग्जांपल्स टू कम। लास्ट पार्ट ओवर हियर टॉक्स अबाउट लाइसेंसिंग, राइट। मैं आपको कोई परमिशन दे रहा हूं कुछ करने का, सपोज मैंने आपको परमिशन दिया कि आप मेरा ब्रांड डोमिनोज आपके दुकान के बाहर लगा सकते हो, उससे आपके पास कस्टमर आएंगे, मुझे आप रॉयल्टी देना। क्या हो गया, लग गया जीएसटी, लग गया सर जीएसटी। लाइसेंस, आई एम गिविंग यू परमिशन टू डू समथिंग, आई एम गिविंग यू परमिशन टू सेल ऑन माय बिहाफ। डीलर्स के केस में आता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर बहुत फनी सी बात है सर, बुरा मत मानिएगा, पूछ लेता हूं सर मैं, ठीक है पूछ लो। क्या है फनी सी बात, सर ड्राइविंग लाइसेंस याद आ रहा है, सर लाइसेंस है तो सर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर मुझे कुछ पेमेंट करना रहा उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, कायदे से जीएसटी लगेगा, बट उसके ऊपर जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बात करेंगे उसके बाद भी, एग्जेम्पशंस के ऊपर आएंगे हम, बट कायदे से उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है, क्यों नहीं, लाइसेंस है। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अल्कोहल बेच रहा है कोई, दवाइयों का दुकान डाल रहा है कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशंस गन्स बना रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। तो ये जो डीलर्स होते हैं इनको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, इनके लाइसेंस के लिए पैसा लगता है, वो लाइसेंस गवर्नमेंट इनको दे रहा है, परमिशन दे रहा है कुछ करने का, तो क्या लग जाएगा सर, जीएसटी लग जाएगा। तो लाइसेंस के अंदर कैश वगैरह यूजुअली इन्वॉल्व होता है, आप किसी को अधिकार देते हो, राइट देते हो कुछ करने का। आई होप 8 पॉइंट्स क्लियर है, राइट। सर ये जो टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई, ये जो टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी के अंदर में, ये जो यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है ना सर, ये डिटेल्स एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है, मतलब इनके अलावा और भी सिमिलर एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो सकती है जिनके ऊपर जीएसटी लगाया जा सकता है। तो ये जो टैक्सेबल इवेंट है ये कैसा है, इंक्लूसिव है। इसके अंदर में ये 8 पॉइंट बताए हुए हैं, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, लीज, रेंट, डिस्पोजल, ठीक है। तो ये बताए हुए हैं, ये है, इसके अलावा छोटे मोटे एंसिलरी चीजें और भी आ सकती है।
क्या आपको यहां तक क्लियर है? कैन आई गेट अ वाई? नहीं वाई नहीं, सेकंड कैन यू टाइप 2 इन दी चैट बॉक्स? यूट्यूब वालों मैं आपके लिए भी ये ओपन कर देता हूं, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट। हाँ, जो लोग यूट्यूब पे देख पा रहे हो मुझे, राइट, आपके लिए भी चैट बॉक्स ओपन है, आप रिफ्रेश करिए, सिर्फ आपको दिख जाएगा, आप टाइप कर सकते हो जब भी मैं कुछ पूछ रहा हूं तो, ठीक है ना, आप उसको चेक कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चेक करके देखिए, मेरे पास स्क्रीन पे दोनों दिखेंगे, ठीक है, चलो बढ़िया। हाँ, कहाँ था मैं? हाँ, मैं यहां था सर कि इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं, आइए फटाफट से। जल्दी जल्दी आइए, आप साथ में लिख सकते हो। दुनिया बार्टर से स्टार्ट हुई थी, एक्सचेंज पे गई थी, आज सेल पे है। हम लीज और रेंट की भी बात कर सकते हैं, राइट। उसके बाद लाइसेंस, देख लीजिए सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइएगा। ये लिखने बाद मैं स्क्रॉल करता हूं टुवर्ड्स दी पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे हम टुवर्ड्स दिस पॉइंट, ये वाला पार्ट, ये भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, पहले ये लिख लो। लेट्स गो। ये वाला पार्ट देख लीजिए, इसमें से कोई डाउट है, कोई चीज है तो मुझे बताइए। आपके पास नोट्स है तो आप लिख सकते हो, मतलब उसमें मार्क कर सकते हो, अदरवाइज इन दैट मत करिएगा, ये सब चीजें आपके नोट्स में लिखी गई है ऑलरेडी। चलिए, आई होप डन। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं। हम फिर से इस चीज के ऊपर आएंगे, इस चीज के ऊपर फिर से आएंगे, हम प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन में जाएंगे, बट मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझने आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं ये सप्लाई की बात करता हूं, सप्लाई को 5 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है,
अगेन बेसिक बात बता रहा हूं सिर्फ बिकॉज जीएसटी समझने के लिए जितना जरूरी है, जैसे हम इवेंचुअली आगे जाएंगे इन सबके ऊपर प्रॉपर डिटेल में आपके सिलेबस में कवर्ड की हुई ये चीज है, तो उसके ऊपर अपन आ जाएंगे, ठीक है। द 5 टाइप्स। सर क्या मजाक कर रहे हो सर, 4 तो दिख रहे हैं, एक निल रेटेड है, एक एग्जेम्प्टेड है, एक नॉन जीएसटी है, एक जीरो रेटेड है, ठीक है। जो इनके अलावा है 5वां, वो है टैक्सेबल सप्लाई। मतलब क्या, वो सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, ठीक है। तो जो सप्लाई टैक्सेबल है, वो सप्लाई का डेफिनेशन क्या है, वो ऐसा सप्लाई है जो ये चारों भी नहीं है, ठीक है ना। सो अगर आपका सप्लाई निल रेटेड नहीं है, अगर आपका सप्लाई एग्जेम्प्टेड नहीं है, अगर आपका सप्लाई जीरो रेटेड नहीं है, अगर आपका सप्लाई नॉन जीएसटी नहीं है, इस केस में ही आपका सप्लाई क्या है, टैक्सेबल सप्लाई है। आइए ध्यान से एक एक करके चीजों को समझाता हूं मैं। सबसे पहली चीज सर, सबसे पहले निल रेटेड का मतलब क्या होता है। निल रेटेड मतलब जिसका रेट ऑफ टैक्स क्या है, रेट इज इक्वल टू 0%। सर रेट 0% मतलब जीएसटी नहीं है ना, नहीं जीएसटी है बट 0% पे है। क्या बात हुई सर, हाँ क्यों, बताता हूं। जब मैं नॉन जीएसटी बोलता हूं ना, ये वो चीज है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं है, आइटम्स आउट ऑफ परव्यू ऑफ जीएसटी। जैसे कि हमने क्या बात की सर, क्रूड ऑयल की बात की थी हमने, ठीक है ना, हमने पेट्रोल की बात की थी सर, हमने डीजल की बात की थी सर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बात की थी सर, ठीक है, हमने अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की बात की थी। सर रुको, ये बार बार आप ह्यूमन कंजम्पशन सर समझ लेना, अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन नहीं, फर्क है। अल्कोहल फॉर द पर्पस ऑफ कंज्यूमिंग बाय अ ह्यूमन बीइंग इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। इसके ऊपर आज भी एक्साइज लगता है बनने पे, इसके ऊपर आज भी वैट लगता है जब ये बेचा जाता है। बट अगर मैं बात करूं अल्कोहल यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ केमिकल्स, यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कुछ आइटम्स होते हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं, कुछ दवाइयां होती है जिसमें अल्कोहल का कुछ कम मात्रा में पोर्शन में यूज किया जाता है, केमिकल्स के अंदर यूज किया जाता है, पेंट के अंदर यूज किया जाता है, ये सभी जीएसटी के अंदर है। जो अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, सिर्फ वो जीएसटी से बाहर रखा गया है। अगेन फॉर ऑब्वियस रीजंस, उसके ऊपर बहुत सारे स्टेट्स जो थे ये टैक्स लूज कर रहे थे, तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को रखा गया है। एंड फाइनली यू हैव टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इन सभी चीजों को जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि इनके प्रोडक्शन पे एक्साइज लगता है, इनके सेलिंग पे वैट या फिर सीएसटी आज भी 2020-24 में भी लगता है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कुछ लोग ये ट्राई कर चुके होंगे या आपने ये देखा होगा आपके सामने होते हुए, या मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा, या फिर आप इसके ऊपर गूगल पे थोड़ा R&D कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ किस्सा क्या है। किस्सा ऐसा है, लेट्स सपोज कोई एक रेस्टोरेंट एंड बार है, ठीक है ना, कोई एक रेस्टोरेंट एंड बार है। जैसे ही कोई व्यक्ति वहां जाता है, से वो व्यक्ति वहां पानी की बोतल परचेस करता है पहले, फिर कुछ खाने के लिए परचेस करता है, फिर से अल्कोहलिक ड्रिंक भी परचेस करता है। तो ये व्यक्ति को जब ये रेस्टोरेंट एंड बार छोड़ के बाहर एग्जिट करेगा, इसको 2 बिल दिए जाएंगे। एक बिल होगा जिसमें रेस्टोरेंट का खाना होगा, जिसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा। दूसरा बिल होगा जिसमें वो अल्कोहलिक ड्रिंक होगी, उसके ऊपर वैट लगाया जाएगा। बात समझ रहे हो क्या, हाँ या ना। अच्छा, ये तो चलो एक अल्कोहल वाला एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ दी पीपल इस चीज को रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे प्रैक्टिकली। एक रिलेट करने वाला एग्जांपल देता हूं। आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाई होगी या चलाते होगे, या घर पे कोई चला रहा होगा, आप उनके साथ पेट्रोल पंप गए होगे। नहीं गए तो कल जाना, कल परसों जब पेट्रोल भरने जाएंगे आप जाइएगा और पेट्रोल पंप वाले से बिल मांगिएगा। वो जीएसटी नहीं लगाएगा, वैट लगा के देगा आपको। पहले भी वैट लगता था, अभी भी वैट ही है, किसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये थोड़ा सा नॉन जीएसटी वाला पार्ट है, जिसके ऊपर आज भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये चीज लगेंगी। ये कौन सी है, ये इतनी चीज है, एज नोटिफाइड, ठीक है ना। निल रेटेड मतलब क्या है, जीएसटी है, इस पे तो जीएसटी नहीं है ना, इस पे जीएसटी है, बट क्या रेट ऑफ टैक्स पे है, 0%। इसका मतलब सर ये भी हुआ, आज रेट ऑफ टैक्स 0% है, कल जाकर के हो सकता है गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन देना हो, और नोटिफिकेशन देकर के गवर्नमेंट बोल दे भाई इसके ऊपर टैक्स लगेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो कल जाके इसका रेट 18% किया जा सकता है। आज 0% रखा है, कल 18% कर देंगे, यू नेवर नो, ठीक है ना। उसके बाद सर एग्जेम्प्टेड जो पार्ट होता है, एग्जेम्प्टेड पार्ट को समझिएगा, जैसे कि सैलरी, जैसे कि मिल्क, जैसे कि वेजिटेबल्स, जैसे कि फ्रूट्स इत्यादि एक्सेट्रा। इसके ऊपर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। हमारे पास पूरा चैप्टर है नोटिफिकेशंस, हमारे पास पूरा चैप्टर है जिसमें ये नोटिफिकेशंस कवर है, जहां पे हम बात करेंगे एग्जेम्प्टेड चीजों के बारे में, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, आई टेल यू, जैसे बात करते हैं सैलरी की, ठीक है ना। सो मुझे बताइए, मैं एक एम्प्लॉय हूं, आप एम्प्लॉयर हो, आप केसी इंडिया लिमिटेड के मालिक हो। अरे आपको केसी इंडिया लिमिटेड नहीं पता होगा ना शायद से,
केसी इंडिया लिमिटेड, करण चंदवानी, केसी इंडिया लिमिटेड 10 लाख करोड़ की कंपनी है, 10 लाख करोड़ की कंपनी है, 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले साल, पता है आपको? 1 लाख रुपए का एक शेयर है। पर अगर अपने स्टूडेंट्स जो है उनको खरीदना हो तो मैं डिस्काउंट देता हूँ 50% का, 50,000 में एक शेयर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, नीचे नंबर दिए हुए आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आइए, जोक्स अपार्ट। सो लेट्स से आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आप एक कंपनी हो, मैं आपके यहाँ एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। आपके और मेरे बीच एक एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट हुआ है, यूजुअली रिटर्न में होता है। ये एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट जो हुआ है, इस एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने कुछ काम करना है, मतलब मैंने सर्विसेज देनी है बेसिकली, ठीक है ना। तो मैं आपके यहाँ आऊंगा, आपके ऑफिस में आऊंगा, सुबह 10 से लेकर के 5 बजे तक मैं काम करूंगा, शाम में 6 बजे तक काम करूंगा। वो काम के बेसिस पे आप मुझे क्या करेंगे, आप मुझे सैलरी देंगे। तो मैंने सर्विसेज दी, आपने कंसिडरेशन दिया, हुआ या नहीं सप्लाई? बिल्कुल सप्लाई हुआ सर। मैंने सर्विसेज दी, आपने क्या दिया मुझे? आपने कंसिडरेशन दिया, बिल्कुल सप्लाई हो गया ये तो सर जीएसटी लगना चाहिए ना? बिल्कुल जीएसटी लगना चाहिए। बट मुझे एक बात बताओ, आपने जो मुझे कंसिडरेशन दिया, से आपने मुझे 10,000 रुपीज सैलरी दी पर मंथ, अब 10,000 रुपीज जो मैं रिसीव कर रहा हूं, इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा ना? तो मतलब 10,000 रुपीज के ऊपर मैं इनकम टैक्स भी भरूं, वही 10,000 रुपीज के ऊपर मैं क्या करूं, जीएसटी भी भरूं। ये क्या हो गया यार, मजाक हो रखा है क्या? ये तो दोगलापन हो गया ना। नहीं, नहीं चलेगा। क्या बोलता है यहाँ पे, क्या चलेगा? इस केस में एक सिंपल सा काम है, सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर ऐसा कभी होता है कि जीएसटी के लगने से वो डबल टैक्सेशन हो जा रहा है, जो इलीगल है उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है, तो सैलरी को एग्जेम्प्ट कर दिया है। मतलब सैलरी जीएसटी के अंदर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सैलरी इज नॉट सर्विस, सैलरी इज सर्विस। सैलरी जिस चीज के लिए मिली है, कंसिडरेशन जो सैलरी आपका ही सर्विस है, बट एग्जेम्प्ट, क्योंकि डबल टैक्सेशन है। अब ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉर्ट ऑफ नेसेसिटीज, बट प्रोसेस्ड नहीं चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं सर? प्रोसेस्ड नहीं चाहिए सर। वेजिटेबल मतलब सर मैं पीज नहीं, हाँ चलो आलू की बात करते हैं। मैं सर आलू लेने गया मार्केट में, ठीक है ना। वो आलू के ऊपर जो आप मार्केट में लेने जा रहे हो, पीस के ऊपर जो आप मार्केट में लेने जा रहे हो, जो भी चीज है, ये चीजों के ऊपर क्या नहीं लगता? ग्रीन पीस हो गया आपका, फिर क्या आलू की बात कर रहे थे हम, टमाटर की बात कर रहे हैं हम, एप्पल की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब जीएसटी में है ये चीज है, पर एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। बेसिक नेसेसिटीज जरूरी है, ठीक है। बट मुझे एक बात बताइए, लेट्स से आप किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, और वहां पे आपको फ्रूट सलाद मिल रहा है, वहां पे आपको आलू की सब्जी मिल रही है, ये प्रोसेस्ड हो गया ना? प्रोसेस्ड मतलब बनाया गया है, उसको फ्राई किया, ये क्या वो क्या जो भी, उसको प्रोसेस किया गया। अब ये प्रोसेस चीज के ऊपर जीएसटी लगेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोसेस चीज के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो एग्जेम्प्टेड सिर्फ रॉ चीज पे दिया गया है, एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ नेसेसिटीज पे दिया गया है, प्रोसेस्ड पे नहीं, ठीक है ना। सो आलू का आपने कोई टिक्की बना लिया, रोल बना लिया, बर्गर बना लिया, जीएसटी लग जाएगा 12% प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। जेपा यहां तक लास्ट पॉइंट पे आता है, बट उससे पहले यहां तक मुझे बताइए सब समझा है क्या? अगर हाँ 3 टाइप करिए चैट बॉक्स में। यस पीपल ऑनलाइन 3 टाइप करिए चैट बॉक्स में, यहां तक क्लियर है तो ग्रेट, बढ़िया। चलिए आइए बात करते हैं जीरो रेटेड की। समझाता हूं, समझने पे ध्यान दीजिएगा, लिखना कुछ भी नहीं है, आपको आपके अटेम्प्ट की कसम है, ध्यान दीजिए। चलिए, अरे यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स देख रहे हो फटाफट टाइप करिए उमेश, यस डन। धनश्री, रेशमा, आप भी हो ना शायद से? चलो आइए, कहां थे हम? हाँ, हम थे जीरो रेटेड सप्लाई पे। नाउ व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने कल ही बात की थी कि एक्सपोर्ट्स आज के डेट पे इंडिया में से टैक्स फ्री है। इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि आप इंडिया में चीजें बनाएं और एक्सपोर्ट करें। क्यों चाहता है? इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। हमारा बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन जो है ये अच्छा हो जाएगा। सर ये क्या होता है? सर इकोनॉमिक्स के टर्म से, फाइनेंस के टर्म से नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए। हमारी इकोनॉमी को, हमारे कंट्री को एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, फाइनेंशियली बहुत फायदा होगा एक्सपोर्ट करने से। इसके लिए गवर्नमेंट चाहता है, हमारा देश चाहता है, हमारे देश के नेता चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें। बढ़िया है, करो एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट अगर करना है तो क्या रोक रहा है? सर एक्सपोर्ट करने के लिए रोक रहा था टैक्स, तो हमने टैक्स फ्री कर दिया। अब थोड़ा बात को समझना जो मैं बोल रहा हूं। लेट्स से मैंने एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर किया, ठीक है ना। मैंने एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर किया, लेट्स से महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर किया। यही मोबाइल फोन को अगर मैं सेल करता हूं फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में, क्या इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा? हां सर, 18% पे जीएसटी लग जाएगा। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कहां हुआ? महाराष्ट्र में। सेल कहां हुआ? यूपी में। क्या लग गया? जीएसटी लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि मोबाइल फोन के ऊपर जीएसटी लगा के रखा हुआ है, तो मोबाइल फोन 18% जीएसटी लग गया। बट हम बोल रहे हैं कि यार एक्सपोर्ट करो,
ये मोबाइल मैन्युफैक्चरर बोल रहा है गवर्नमेंट को जाके, आप बोल रहे हो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तुम 18% टैक्स लगा रहे हो, तो सर रेट तो बढ़ जाएगा ना। जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करूंगा उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, जैसे यहां कस्टम्स है वैसे वहां भी होगा, वहां पे सेल करूंगा वहां का जीएसटी, वहां का इनडायरेक्ट टैक्स भी लग जाएगा। तो मतलब सर आप लिटरली ऐसा बोल रहे हो, बोलते समय आप बोल रहे हो हाँ एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, सपोर्ट करते समय आप बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, कैसे चलेगा सर, नहीं चलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन्होंने कहा कि द मोमेंट आप इसको लेट्स से ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप इसको ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, इसको हम बोलेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, देखो नील रेटेड में भी 0% है, यहां पे भी 0% है, बात को समझिएगा। अगर मैं वही मोबाइल फोन को इंडिया में बेचता हूं 18%, वही मोबाइल फोन को इंडिया से बाहर बेचता हूं मैं 0%, तो उस मोबाइल फोन को, उस गुड्स को 0% नहीं दिया गया, गुड्स का रेट 18% है। ये एक्टिविटी जो है एक्सपोर्ट, उस पर ध्यान दिया गया है, एक्सपोर्ट करने पे उस चीज का प्राइस या उस चीज का रेट ऑफ टैक्स 0 हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं करते, इंडिया में ही बेचते, 18%। नील रेटेड में ऐसा नहीं है सर, नील रेटेड चाहे आप कहीं भी कुछ भी बेचो, कैसा भी बेचो, जो रेट है वो रेट है, 0 है 0 ही रहेगा। तो इंडिया में बेचोगे तो भी 0 रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया, मोबाइल फोन को जब एक्सपोर्ट करना था तो 0 रेटेड बोल दिया उसको, एक्सपोर्ट के लिए 0% ना, तो सर उसका रेट ही 0% कर दो ना सर। मान लीजिए अगर 0 रेटेड वाला आइटम जो है, जैसे कि मोबाइल फोन है, इसको मैं नील रेटेड में डाल देता हूं फॉर एग्जांपल, तो इंडिया में जब बेचूंगा मैं यूपी में, वहां पे तो गवर्नमेंट 18% नहीं चार्ज कर पाएंगे ना, फिर वो तो 0 रेटेड हो गया, नील रेटेड हो गया अभी। तो अगर नील रेटेड है मतलब गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू लूज कर बैठेंगी अगर इंडिया में सेल करेंगी तो ऐसी चीज जिसका हमेशा रेट 0% रहना है उसको क्या बोलेंगे, नील रेटेड। बट ऐसी चीज जिसका रेट सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए 0 किया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई। अब ध्यान से सुनिएगा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज SEZ। क्या है SEZ? SEZ क्या है सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ का एक्ट भी है, SEZ डिटेल में आपके सिलेबस में भी है, सीए में फाइनल के अंदर में, IDT के अंदर में पढ़ेंगे तब, ठीक है। फिलहाल के लिए ध्यान देना। SEZ क्या है सर, आपको इंडस्ट्रियल एरियाज पता होगा। व्हाट आर इंडस्ट्रियल एरियाज? अगर आप महाराष्ट्र में हो, जैसे कि मैं पुणे की बात करूं, मुंबई की बात करूं, नागपुर की बात करूं, वी हैव MIDC एरियाज। MIDC मतलब क्या, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऐसी जगह जहां पे जमीनों का भाव, लैंड का जो रेट है ये कम होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए एनकरेज किया जाता है। वहां पे आप कोई भी प्रकार का काम कर सकते हो, इंडस्ट्री वाइज फैक्ट्री कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि आसपास में लोग नहीं रहते, तो एनवायरमेंट का टेंशन नहीं, लोगों का टेंशन नहीं। SEZ भी इसी तरीके से होता है। SEZ थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरियाज का। जैसे MIDC की मैंने बात की, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वैसे SEZ जो होते हैं, ये SEZ में क्या होता है एग्जैक्टली, ये SEZ एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों को फैक्ट्री लगाने दिया जाता है, ऑफिसेस बनाने दिया जाता है, वहीं पे उनको हेल्प करे, इसके लिए उसको क्या किया जाता है, उसको हिसाब से बनाया जाता है। सो आपको बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, दे दिया जाएगा। यहाँ लाइट कभी बंद नहीं होगी, पानी कभी बंद नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो SEZ आर डेजिग्नेटेड एरियाज, आर डिफरेंट डेजिग्नेटेड एरियाज विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट अभी के लिए, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं, जैसे पुणे, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद में बहुत सारे टेक्नोलॉजी पार्क्स है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है, ये सब भी आ जाता है SEZ के अंदर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है सर, SEZ में इतना सब कर ही रही है गवर्नमेंट, तो एक और काम कर ली है गवर्नमेंट ने, क्या किया है, इसको टैक्स फ्री बना दिया है। और ये बोला हुआ है कि SEZs आर कंसीडर्ड टू बी आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहा हूं सर मैं, SEZ है इंडिया में। जैसे मैं पुणे की बात करता हूं, आपने शायद सुना होगा, पुणे में एक फेमस जगह है हिंजेवाड़ी करके। हिंजेवाड़ी जो है, हिंजेवाड़ी में बहुत बड़ा IT पार्क है। देयर आर 4-5 डिफरेंट फेजेस, हिंजेवाड़ी फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, अलग अलग कंपनीज, नेशनल, इंटरनेशनल, विप्रो, IBM, इन्फोसिस, ये वो बहुत सारे कंपनीज है, ठीक है ना। आप कंपनी का नाम लीजिए, कंपनी का ऑफिस वहां है, बहुत सारे फैक्ट्रीज भी है, ठीक है। सो ये हिंजेवाड़ी की जो मैं बात कर रहा हूं, ऐसे आपके स्टेट्स में, आपके सिटीज में भी जगह होगी। अब मुझे पता है ये पुणे में ही है, मुझे पता है ये पुणे में ही है। मैं अगर मेरे घर से जाना चाहूं तो मैं आधा घंटा ट्रैवल करके वहां जा सकता हूं। तो है पुणे में, बट इसको फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन पुणे के बाहर नहीं, इंडिया के बाहर माना जाएगा। बात समझने आ रही है क्या, क्या माना जाएगा इसको, इंडिया के बाहर माना जाएगा।
सर क्यों? टैक्स फ्री रखना है इसके लिए। अलग से कौन सा बनाया जाए, वापस से एक और सप्लाई ऐड किया जाए, इससे अच्छा उन्होंने बोला हम जीरो रेटेड सप्लाई बोल रहे हैं ना, जीरो रेटेड में ही इसको इन्वॉल्व कर दो, तो ये भी टैक्स फ्री रहेगा। मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है, अगर एसईजेड की बात करें, एसईजेड है भले इंडिया में, मैं खुद जा पा रहा हूं वहां पे। अब मुझे एक बात बताइए, ऑस्ट्रेलिया में अगर मुझे जाना है, आपको जाना है, तो वीजा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा। ये जो एसईजेड है जो पुणे में ही है, अगर इसको आप इंडिया के बाहर बोलते हुए है, तो इसके लिए भी पासपोर्ट लगना चाहिए, वीजा लगना चाहिए, कुछ भी नहीं लगा। मैं मेरी गाड़ी लिया, मेरी बाइक लिया, गया और मैं आ गया वापस। मैं एम्प्लॉय हूं, मैं गया, काम किया, जॉब किया, आ गया वापस। मुझे तो पासपोर्ट नहीं लगा, वीजा नहीं लगा, मतलब इंडिया के बाहर नहीं है ना, टैक्स के पर्पस के लिए इंडिया के बाहर है। जिसका ये भी मतलब हो जाता है, बात को ध्यान से समझिएगा, जिसका ये भी मतलब होता है, जो लोग लिखने में व्यस्त हो, आपको आपके अटेम्प्ट की कसम है, सामने ध्यान दो। इसका मतलब ये भी होता है कि लेट्स से मैं पुणे में हूं, यानी कि मैं महाराष्ट्र में हूं, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के अंदर ही एसईजेड है, तो ये क्या माना जाएगा, एक्सपोर्ट माना जाएगा। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा। बात समझ रहे हो क्या? पुणे में जो एसईजेड है, वो एसईजेड से कोई चीज मैं पुणे में लेके आ रहा हूं या महाराष्ट्र में लेके आ रहा हूं, इसको इंपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि एसईजेड इंडिया के बाहर है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। हाँ, मैं एसईजेड के अंदर में हूं और एसईजेड से ही मैंने दूसरे एसईजेड को कुछ सेल किया, क्या माना जाएगा, ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया, बराबर ना। इंडिया में ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ये तो ऐसा होगा ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आप यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में कुछ सेल कर रहे हो, जीएसटी लगेगा क्या, दूर दूर तक संबंध नहीं है। आप पुणे से लेकर के पुणे में ही कुछ सेल कर रहे हो सर, क्या लगेगा, ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रेड है, सेल है, जीएसटी लगेगा। आप पुणे से लेकर के यूएसए में सेल कर रहे हो, क्या है सर, एक्सपोर्ट है, जीएसटी लगेगा क्या सर, नहीं लगेगा। ये एक, ठीक है ना, ये दो, इन दोनों को क्या माना जाएगा बेटा, मतलब वैसे तो मोबाइल का रेट, लैपटॉप का रेट, कोई भी चीज का रेट, एक पर्टिकुलर रेट टैक्स होगा, से 18% होगा। बट अगर मैं उसको एसईजेड बेचता हूं, अगर मैं उसको इंडिया के बाहर बेचता हूं, तो उस पर्पस के लिए, उस एक्टिविटी के लिए उसका रेट क्या किया जाएगा सर, 0% किया जाएगा। आप में से हर व्यक्ति को यह समझने आया है अगर, तो जेड टाइप करिए, जेड फॉर जीरो रेटेड। मैं वेट कर रहा हूं आपका, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, लिखना उसके बाद है, ठीक है सर, लिखना उसके बाद है। जेड है, पक्का समझने आया? काफी लोगों के लिए न्यू चीज होगी, काफी जगह पे ये आधा सिलेबस होने बाद पढ़ाया जाता है, बट इसके बिना आप जो मैं मेन सप्लाई पढ़ाऊंगा, मेन प्रोविजन शायद आज या कल पढ़ाऊंगा जो भी, वो समझने ही नहीं आएगा अगर ये नहीं समझने आया तो। आई होप ये क्लियर है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आएंगे मेरे साथ नोटबुक में। नोटबुक में आप क्या करेंगे, नोटबुक में आप टाइटल देंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई, उसके अंदर आप लिखेंगे नंबर 1 निल रेटेड लिखेंगे, जिसका रेट 0% है। नंबर 2 आप लिखेंगे नॉन जीएसटी, सीक्वेंस आपके हिसाब से करिएगा, लिखिएगा उसके ऊपर ये 5 आइटम्स 6 आइटम्स डाल दीजिए, लिखिएगा एक्साइज और वैट एप्लीकेबल है। तीसरी चीज लिखिएगा एग्जेम्प्टेड, ये लिखिएगा, और लिखिएगा नोटिफाइड है या नोटिफिकेशन है उसके लिए। फिर चौथी चीज लिखिएगा जीरो रेटेड, और उसके नीचे ये पूरा, और इसके नीचे जो सिनेरियो बताया मैंने वो लिखना है। आपका समय शुरू होता है अब, गो फॉर इट, फास्ट होने बाद डन। हाँ जी डन। सर लिखने तो दो सर। अरे लिखो लिखो, मेरी आदत है, मैं पूछूंगा ताकि तुम प्रेशराइज्ड रहो और तुम परफॉर्म कर सको। आराम से लिखिए, है समय अपने पास।
यस, स्क्रॉल करें। नेचुरल गैस इंक्लूड करता है, उसके बारे में बात करते हैं अलग से, बट इंक्लूड करता है प्राइमरीली, अगर आपका आंसर देना हो अभी तो। ये रहा एक्सपोर्ट, उसके बाद स्क्रॉल करूं। चलिए, गाइस डन।
आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो सप्लाई की अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या चीजें सप्लाई के अंदर में, सप्लाई के अंदर में सबसे पहले आएगा टैक्सेबल सप्लाई। व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई? टैक्सेबल सप्लाई व्हिच इज नन ऑफ दिस। ठीक है ना, सो नॉन जीएसटी मतलब जीएसटी के अंदर ही नहीं है, आज भी एक्साइज वैट लग रहा है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज निल रेटेड, जहां पे जीएसटी के अंदर है, रेट ऑफ टैक्स जीरो है। एग्जेम्प्टेड है, जहां रेट भी है, से रेट 18% होता था एक जमाने में, बट अभी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। राइट, से अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया, 0% कर दिया रेट। पॉसिबल है, मतलब 0% रेट नहीं किया, एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, और जीरो रेटेड मतलब वो चीज का रेट नहीं, वो गुड सर्विस का रेट नहीं, बट कोई पर्पस के लिए, जैसे कि एक्सपोर्ट के लिए, एसईजेड के लिए, उसको माना जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई। क्या आपको यहां तक बात समझने आ रही है सर? यस और नो? हाँ जी बताइए। अच्छा, जितने लोग मुझे यहां अभी इस सेशन में देख रहे हो, आपके मन के तसल्ली के लिए कुछ बातें बता रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे कि टैक्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स तो हमने देख लिया, टैक्स का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी क्या होता है, उसके बाद फीचर्स ऑफ जीएसटी क्या होता है, उसके बाद ये तो सब अपन देख चुके हैं, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या होता है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे आए थे, जीएसटी को लाया कैसे गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 क्या था, ये पार्ट हो गया। एंट्री नंबर 84 ऑफ लिस्ट वन, वो जो लिस्ट की बात हो रही थी ना अपनी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये लिस्ट एक्सेट्रा, वो ये सब पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स अंडर जीएसटी, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, ये कमिश्नर, वो कमिश्नर, कौन कौन होता है, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हाउ टू स्टडी जीएसटी, ये मैंने पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये सिलेबस के अंदर है, हाउ टू स्टडी जीएसटी, जीएसटी को कैसे पढ़ा जाता है, सिलेबस के अंदर है। ठीक है, उसके बाद फ्लो ऑफ क्रेडिट इन जीएसटी, राइट, देन जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है मैंने यहाँ पे आपको। ये सब चीजें जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर बात किया हुआ है, बट मैं इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं सर। मतलब सर एग्जाम में आया तो अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, अभी नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारा एक फ्लो बन चुका है, हम जीएसटी का मैकेनिज्म समझ चुके हैं, कास्केडिंग इफेक्ट समझ चुके हैं, सप्लाई क्या होता है समझ चुके हैं। आइए उसके अंदर बढ़ते हैं और उसके रिलेवेंट जो चैप्टर है, जो टॉपिक्स है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो पोर्शन है ना पूरा, इसके ऊपर मैं आऊंगा जब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे ना चैप्टर 1 का, उस समय पे आऊंगा मैं। ठीक है, बिकॉज ये बहुत बेसिक सी चीज है, बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं आपने पढ़ना है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा ये चीज में क्या क्या दिया हुआ है, बट ये आसानी से तब समझ में आएगा जब मैं मेरे फ्लो के हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको जो जो चीजें एक एक करके डॉट्स कनेक्ट करवा रहा हूं ना, आपको शायद रियलाइज होगा, आपको अच्छे से समझने आएगा उससे। बट अचानक से मैं सिर्फ सिलेबस का जो यू कैन से सीक्वेंस है वो फॉलो करूं कि नहीं नहीं इसके बाद यही पढ़ना है, इसके बाद यही पढ़ना है, तो वो मजा चला जाएगा, वो डॉट्स को आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उतना बेहतरीन तरीके से समझ नहीं पाओगे, मैं भी समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो आप अपने सीक्वेंस में जाएंगे, बट आप आपके मन के तसल्ली के लिए बता दिया, नहीं तो आप बोलोगे सर आप चैप्टर 2 पे चले गए, इसके बाद मैं चैप्टर 2 पे जा रहा हूं अभी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आप चैप्टर 2 पे चले गए ये कॉन्सेप्ट समझा करके, ये सब कौन पढ़ाएगा? पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं एक्चुअली, उसके वर्ड्स में क्या होता है, कैसे होता है, ये सिर्फ देखना बाकी। जैसे वन नेशन वन टैक्स पढ़ लिया अपन ने, कास्केडिंग इफेक्ट कम होगा, पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, टैक्स इविजन कम कैसे होता है, पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, कंज्यूमर के लिए लोवेस्ट प्राइस कैसे होगी, पढ़ लिया अपन ने, 1200 रुपए कम हो गए थे, देखा सब है, बट कनेक्ट करवा के दे दूंगा मैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़े उससे पहले, आप लिखेंगे तो कुछ नहीं, आप बस इसको रीड करें, मैं जूम कर लेता हूं, इसको सिर्फ रीड करेंगे, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, होने बाद डन बताओ, जस्ट प्लेन रीड। आइए, डन।
जो भी हम अभी तक पढ़ रहे थे, ऑल ऑफ इट वाज जस्ट बैकग्राउंड, हिस्ट्री एंड बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ जीएसटी। जो अभी हम यहां से जो शुरुआत करेंगे, अभी हम एक्चुअल में टेक ऑफ कर रहे हैं, अभी हम एक्चुअल टेक्निकल जीएसटी लॉ के अंदर जा रहे हैं। जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम सेक्शंस को रेफर करते जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पूरा 100% फोकस सामने होना चाहिए, ठीक है। आइए, क्या लिखा हुआ है यहां पे, टू कंस्टिट्यूट सप्लाई देयर आर फ्यू कंडीशंस दैट हैव टू बी सेटिस्फाइड। व्हाट आर दीज कंडीशंस, ठीक है, व्हाट आर दीज कंडीशंस। आइए, पहला क्या दिया हुआ है देखिएगा, देयर इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड या और सर्विसेज। सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए या तो गुड्स या फिर सर्विसेज या बोथ। दूसरी चीज जो चाहिए वो चाहिए सप्लाई। सप्लाई किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो पहली चीज जो चाहिए, फर्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर इज व्हाट, फर्स्ट थिंग सर दैट वी रिक्वायर इज नथिंग बट गुड्स और सर्विसेज। सेकेंड थिंग दैट वी रिक्वायर इज सप्लाई ऑफ दोज गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ा है सर हमने, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। याद आ रहा है कुछ सर? गुड्स और सर्विसेज क्या है, रुको जरा सब्र करो, पढ़ेंगे। वही तो बोल रहा हूं, जीएसटी में जा रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज है, सप्लाई होना चाहिए कंसिडरेशन के लिए। अपेरेंटली सिर्फ कंसिडरेशन लिखा हुआ है। जो लॉ के स्टूडेंट्स हो, जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, ये कंसिडरेशन कहीं ऐसा मेंशन है ही नहीं कि ये कैश ही हो सकता है, कैश नहीं हो सकता है, काइंड हो सकता है, काइंड नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हो क्या? तो कंसिडरेशन कैश काइंड कैसे भी हो सकता है। अगेन मोर ऑफ इट विल टॉक अबाउट, ठीक है। तीसरी चीज हो गई। नंबर 4, सप्लाई इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नंबर 4 सर, एग्जांपल, जो भी आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी तभी लगेगा जब आपका वो नेचर ऑफ बिजनेस है। एग्जांपल, से आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर एग्जांपल, मैं मेरी प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऑडिट का काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं अगर ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा एज अ सीए, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? हाँ, इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस, राइट। मैं अगर कार का शोरूम लेके बैठा हूं और मैं कार सेल कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इट इज द नेचर ऑफ माय बिजनेस। कार सेल करने में जीएसटी लगेगा, हाँ। अब दोनों को मर्ज करते हैं। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं जीएसटी की कंसल्टेंसी दे रहा हूं, जीएसटी को ऑडिट कर रहा हूं, और मेरी पर्सनल कार है, उस कार को मैं सेल कर रहा हूं, जीएसटी लगेगा क्या कार के ऊपर? बताओ बताओ, यस और नो। जिनको नहीं समझा वापस से, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरी प्रैक्टिस कर रहा हूं, जीएसटी कंसल्टेंसी दे रहा हूं, ये मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है। मेरी पर्सनल कार है जो मैंने कुछ साल पहले परचेस की थी, मुझे लग रहा है यार चेंज करनी चाहिए, अभी बहुत पैसा कमाया सर, चेंज करनी चाहिए, बड़ी कार लेंगे अपन, ठीक है। मैंने मेरी कार सेल कर दी, क्या ये कार के सेल पे जीएसटी लगेगा, हाँ या ना? क्या ये कार के सेल पे जीएसटी लगेगा, ये सर नो? सर लगेगा, हाँ हाँ सर लगेगा ना, सेल है ना सर, सप्लाई है ना सर। आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, किसी को कस्टडी ट्रांसफर कर रहे हो। से मैंने कहा कि मैंने अश्विनी को सेल कर दिया, या उमेश को मैंने कहा मैंने सेल कर दिया, तो मेरी कार मैंने उमेश को सेल की, उमेश ने मुझे पैसा दिया, मैंने कार सेल किया, सेल हुआ, सप्लाई हुआ, कंसिडरेशन आ गया, हाँ लगेगा ना जीएसटी? नहीं लगेगा सर, ये मेरा बिजनेस थोड़ी ना था। इफ आई एम अ कार सेलर और अभी मेरा बिजनेस है कार सेल करने का, तब क्या हो जाएगा सर? जीएसटी लगेगा। बट मेरा तो बिजनेस है ही नहीं ना कार सेल करने का, मेरा तो बिजनेस है कंसल्टेंसी सर्विसेज देने का, ऑडिट करने का, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मेरी पर्सनल कार मैंने सेल की, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। बट ये कार सेल करके जो कमाऊंगा उसके ऊपर इनकम टैक्स, कैपिटल गेन लग सकता है। बात समझने आ रही है क्या? ठीक है ना, राइट। सो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। सो सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मोर ऑफ इट वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल। सप्लाई इज मेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। नंबर 5 सर, टैक्सेबल टेरिटरी क्या है? इंडिया, ठीक है। मेरा देश, मेरी धरती, मेरा आसमां, मेरा पानी, मेरा पानी मतलब देश का पानी, हाँ ठीक है। सो जब मैं टैक्सेबल टेरिटरी बोलता हूं सर, इंडिया इज माय टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया का डेफिनेशन दिया हुआ है जीएसटी के अंदर। मैं आपको बता दूं, इंडिया का डेफिनेशन बहुत सारे एक्ट्स के अंदर दिया हुआ है। अगर आपको 2 मिनट सिर्फ मैं थोड़ा सा बताऊं, अगर अपने सब्जेक्ट के अंदर में डिटेल में इंडिया का डेफिनेशन है नहीं वैसे, बट सीएमए फाइनल के अंदर में, कस्टम्स के अंदर में, इनफैक्ट अपने कस्टम्स के अंदर में भी वी हैव, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, कहां थे अपन?
हाँ थे, हाँ इंडिया टैक्सेबल टेरिटरी का डेफिनेशन। आइए ये देखिए, ये देखिए इंडिया का डेफिनेशन। एक मिनट, हाँ जी देखिए, ये रहा इंडिया, दिख रहा है आपको? एक सेकंड स्क्रीन जूम करता हूं, ये देखिए इंडिया। अब ये इंडिया का डेफिनेशन एज पर कस्टम्स एक्ट, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, इंडिया का ही डेफिनेशन है बट एज पर कस्टम्स एक्ट है। इंडिया का डेफिनेशन एज पर जीएसटी थोड़ा सा अलग हो सकता है। जब मैं बोलता हूं इंडिया, यानी कि इंडिया का वाटर बॉर्डर पूरा, तो कौन सा बॉर्डर, जो बॉर्डर हम फिजिकली जाकर के देख सकते हैं वो तो है ही, बट वहां से कुछ नॉटिकल माइल्स, याद होगा कुछ 200 नॉटिकल माइल्स वगैरह पढ़ा होगा, ऐसे कभी कुछ देखा होगा, ऐसा ही कुछ है, बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो टैक्सेबल टेरिटरी मतलब ट्रांजैक्शन इंडिया में होना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है ना। सप्लाई इज नॉट एनी टैक्सेबल टेरिटरी इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। आपका सप्लाई जो होना चाहिए, आपका सप्लाई नंबर 6 होना चाहिए टैक्सेबल सप्लाई। द मोमेंट ऐसे टैक्सेबल सप्लाई, वो नॉन जीएसटी होगा क्या? वो एग्जेम्प्टेड होगा क्या? वो निल रेटेड हो सकता है क्या? वो जीरो रेटेड हो सकता है क्या? नहीं। इसके अलावा जो होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो सप्लाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सेबल सप्लाई। तो आपका सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, मतलब ये चारों भी नहीं होनी चाहिए। एंड नंबर 7, your supply should be by a taxable person. What do you mean by the word taxable person? Again, it is defined obviously, but a person who is registered under GST Act. अगर आप जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो तो आप क्या हो? आप टैक्सेबल पर्सन हो, और अभी आप सप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? जीएसटी में आ जाओगे। सर एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को कुछ सेल किया, एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को कुछ सेल किया एज अ मैटर ऑफ बिजनेस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऐसा कई बार होता था, मेरे स्कूल में होता था ये सब, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरे ख्याल से मैं 7th स्टैंडर्ड में कुछ तो भी था, और हम लोग ऐसे तब मतलब मोबाइल का तो इतना था नहीं, तब जस्ट मोबाइल आए थे, इंटरनेट वगैरह तब जस्ट आए थे, स्टार्ट हुए थे। व्हाट्सअप वगैरह तो मेरे ख्याल से था नहीं जब हम लोग स्कूल में थे। तो क्या होता था, आई टेल यू, कुछ बच्चे होते थे जिनके पेरेंट्स शायद कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। हमारे क्लास में एक मतलब हमारा एक फ्रेंड था, हमारा एक स्टूडेंट था, मेरे ख्याल से नाम उसका जयेश था, एग्जैक्टली याद नहीं है, जयेश था शायद से। व्हाट ही यूज्ड टू डू इज, उसके पापा का ना ग्रोसरी का दुकान था, तो छोटे मोटे खिलौने ये वो रखते थे। वो एक मर्क्यूरी होता था, अगर आपको पता होगा तो, आपने खेला होगा बचपन में शायद मर्क्यूरी से, ठीक है ना, ऐसे एकदम मुलायम सा होता है, क्ले होता था वगैरह। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू इज, वो पापा के पास से वो चीजें लेके आता था और क्लास में आकर के बेचता था। अब बेचा किसने, बेचा किसने? वो उसके जो फ्रेंड था हमारा, उसके पापा ने बेचा क्या? नहीं नहीं, वो फ्रेंड ने बेचा। वॉज ही स्टूडेंट? यस। वॉज आई अ स्टूडेंट? यस। हम दोनों स्टूडेंट्स हैं, हम दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्या? नहीं। ये सब कंडीशन भले ही सेटिस्फाई हो जाए, गुड्स है हाँ, सप्लाई है हाँ, कंसिडरेशन के लिए हाँ, उसके उसने बिजनेस बना रखा है स्टूडेंट ने अपना, हाँ फेमस था उसके लिए, वो इंडिया में था हाँ, टैक्सेबल सप्लाई था हाँ, बट टैक्सेबल पर्सन था नहीं, जीएसटी लगेगा नहीं। समझा क्या? और यही अगर मैं उसको दुकान में जा करके उसके पापा से ये चीज खरीदता, मैं एज अ बिजनेसमैन उसके पापा ये सेल करते, जीएसटी लग जाता क्या? हाँ, बात समझने आ रही है क्या? तो अगर मैं रजिस्टर्ड हुई नहीं और मैं कोई चीज दे रहा हूं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस और नो? तो सर रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ता है? रुको जरा, सबर करो, कम से कम 10 दिन लगेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन, अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट अगर समझ गया 7 के 7 पॉइंट्स, तो 7 टाइप करिए चैट बॉक्स में, इफ इट इज क्लियर टू यू, इफ इट इज क्लियर टू यू सर, चैट बॉक्स में 7 टाइप करिए। हाँ जी, नोटबुक में आइए। मजा आ रहा है जीएसटी में? जो लोग पूरा टैक्स साथ में पढ़ रहे हो मेरे, इनकम टैक्स आसान है, जीएसटी आसान है? हाँ, क्या आसान है? इनकम टैक्स? नहीं 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 जी, मुझे तो जीएसटी आसान लगता है, फ्रेंकली स्पीकिंग, जीएसटी आसान है। आइए चलिए, सो
हो गए 7 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। REG मतलब रजिस्टर्ड। हो गया है तो डन, बताओ। यस सर, डन। REG का फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है मैंने। जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, आई होप यहां तक आपको सब समझने आ रहा है। आप 2 मिनट के लिए यहाँ पॉज करके व्हाट्सएप ओपन करिए और मुझे आप बताइएगा आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या। चलो लेट्स गो। चलो अब हम अगले कुछ घंटे,
कुछ घंटे मतलब आज लेट छोड़ोगे क्या? नहीं नहीं, मैं समय पे ही छोड़ूंगा आज। अगले कुछ घंटे मतलब आज का सेशन तो पक्का ही पक्का। शायद कल के सेशन में भी कुछ समय हम लोग बात करने वाले हैं यही चीजों के ऊपर। क्या क्या चीजों के ऊपर? सबसे पहले समझेंगे गुड्स मतलब क्या, सर्विसेज मतलब क्या, फिर समझेंगे सप्लाई मतलब क्या, फिर समझेंगे कंसिडरेशन मतलब क्या, फिर समझेंगे बिजनेस मतलब क्या, फिर समझेंगे टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या, मतलब ये नील नॉन जीएसटी वगैरह, इसको और डिटेल में। फिर समझेंगे टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या, फिर पर्सन मतलब क्या पहले समझना है, फिर तो टैक्सेबल पर्सन आएगा, फिर हम समझेंगे टैक्सेबल टेरिटरी मतलब क्या। ये सब मीनिंग समझना है और ये सब कवर्ड है आपके चैप्टर नंबर 2 दैट इज लेवी एंड कलेक्शन। एज सच नाम दिया गया है, बट इसके अंदर में दो चीजें आती है, एक है सप्लाई यानी कि सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, दूसरा है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं, बट इन सब चीजों पे जाने से पहले मुझे एक और छोटा सा वर्ड या दो और टर्म्स आपके साथ डिस्कस करने हैं, ठीक है, जो आपके बुक में नहीं होंगे शायद, बट मैं डिस्कस करना चाहता हूं, आगे आपके बुक में आएंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा बाद में, आपको आपके अटेम्प्ट की कसम, सिर्फ सामने ध्यान दीजिए, ठीक है। ये देखो वहां पे वो मैडम, देखो वो मैडम ब्लैक टॉप, कॉफी रखो साइड में, जरा ध्यान दो ना सामने, हाँ बाद में पियेंगे अच्छे से आराम से कॉफी, सामने ध्यान दो, चलो हाँ आइए। सो हम बात करने वाले हैं एक मैकेनिज्म की, एक चीज की जिसका नाम है लैक। लैक, LAC। नहीं समझा सर? समझाने तो दो मुझे। लेवी, लेवी असेसमेंट एंड कलेक्शन, शायद कुछ लोग अभी समझ पाए होंगे। L से लेवी, A से असेसमेंट, C से कलेक्शन। गवर्नमेंट को हम जीएसटी दे रहे हैं, तो हम ये थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, दैट इज कलेक्शन की बात कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट पैसा कब लेगा? जब लेवी होगा। अगर लेवी ही नहीं है तो गवर्नमेंट पैसा नहीं कलेक्ट कर सकता है। बात समझने आ रही है क्या? मैं अगर गवर्नमेंट को जीएसटी दे रहा हूं एज अ सप्लायर, लेट्स अज्यूम, वेरी सिंपल, सपोज अज्यूम करते हैं आपने कुछ पैसा दिया मुझे, उसके बदले में मैंने आपको कुछ गुड्स या सर्विसेज दिए, ठीक है। सो से यू पेड मी 1 लाख रुपीज, 1 लाख के ऊपर मैंने 18%, लेट्स से 18,000 रुपीज जीएसटी कलेक्ट किया। आपने मुझे 1,18,000 दिया, 1 लाख मैंने मेरे पास रखा, मेरा कॉस्ट मेरा प्रॉफिट, 18,000 मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, तो गवर्नमेंट ने मेरे पास से कलेक्ट किया ना, राइट? तो गवर्नमेंट ने जब कलेक्शन किया है, कलेक्शन गवर्नमेंट तभी कर सकता है जब उसको अधिकार दिया गया है, जब उसको हक दिया गया है, राइट दिया गया है गवर्नमेंट को। सर गवर्नमेंट को राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है, ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे इस एंट्री में लिखा है, उस एंट्री में लिखा है, वो सब चीज हम उसके ऊपर टेक्निकली जाएंगे Q&A के टाइम पे, ठीक है। तो लेवी होना चाहिए टेक्निकली, जब मैं बोलूं तो लेवी अगर होगा तो ही कलेक्शन हो सकता है। बट ये लेवी और कलेक्शन के बीच में दूरियां हैं, ये दूरियां कुछ नंबर्स से सॉल्व होती है। वो नंबर्स क्या है? असेसमेंट, ठीक है ना। लेवी हो गया, अधिकार दे दिया, हक दे दिया कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट तब होगा जब लेवी होगा। अगर जीएसटी लगेगा ही नहीं तो कलेक्ट क्या किया जाएगा? तो जीएसटी का लगना, टैक्सेबल इवेंट होना, सप्लाई होना इज व्हाट? लेवी। बात समझने आ रही है क्या? हाँ या ना? सप्लाई होना मतलब क्या होना? लेवी होना। तो ये जो लेवी वाला पार्ट है ना, लेवी वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर से दो चीज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 में जो आएगा। पहला है हमारा सेक्शन नंबर 7 जो बात करता है सप्लाई के बारे में। लेवी होगा मतलब सप्लाई है, सप्लाई है तो जीएसटी लग जाएगा। तो जीएसटी कब लगेगा? जब सप्लाई है तब जीएसटी लगेगा। समझ पा रहे हो क्या बात को? हाँ है ना? जब सप्लाई है तो मतलब जीएसटी लग जाएगा। तो जीएसटी कब लगेगा? मतलब लेवी कब होगा? जब सप्लाई है तब जीएसटी लग जाएगा। सेक्शन 7 में सप्लाई पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 9 चार्जिंग सेक्शन है जीएसटी का, जहां पे हम डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में, और चार्ज का पूरा कनेक्शन है कलेक्शन के साथ। मैं बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं, कोशिश करिएगा समझने की, कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। सो मैंने क्या किया? मैंने लेवी किया, मतलब जीएसटी लग गया। जीएसटी लग गया तो क्या करेंगे? जीएसटी को कलेक्ट करेंगे। लगाएंगे कहां? सेक्शन 7 बोलता है जीएसटी लगाना जब जब सप्लाई होगा। जब जब सप्लाई होगा तब तक जीएसटी लेवी होगा, जीएसटी लग जाएगा। और सप्लाई को ही रिलेट में आता है चार्ज, जो जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन नंबर 9 ऑफ CGST एक्ट जो बात करता है कि जो जीएसटी आपने लेवी किया हुआ है, इस जीएसटी को कलेक्ट कैसे करेंगे। तो चार्जिंग वाला पार्ट निकलता यहीं से है, लेवी से ही निकलता है, बट जाता है ऑल दी वे टू कलेक्शन। और इनके बीच में जो चीज आती है वो आपकी फेवरेट चीज है, फेवरेट मतलब इसके ऊपर कैलकुलेशन आते हैं एग्जाम में, और वो चीज है आपका वैल्यू, असेसेबल वैल्यू।
ये वर्ड नया नहीं है, कल हमने ये वर्ड देखा था। वो वर्ड जिसके मतलब वो वैल्यू जिसके ऊपर मैं जीएसटी लगाऊंगा। तो देखो पहले जीएसटी लगा क्या मतलब लेवी है क्या? हाँ है। लेवी है तो कलेक्शन भी होगा, लेवी नहीं है तो कलेक्शन नहीं होगा। बिना लेवी के कलेक्शन होगा क्या? नहीं, जीएसटी लगेगा ही नहीं तो कलेक्ट क्या करेगा ना गवर्नमेंट। समझ रहे हो बात को? तो पहले लेवी होना जरूरी है फिर कलेक्शन होगा। कलेक्शन सिर्फ हुआ, लेवी हुआ ही नहीं, ये इलीगल है। लेवी होना पहले चाहिए, लेवी होगा फिर कलेक्शन होगा। अच्छा सिर्फ लेवी हो गया, कलेक्शन हुआ ही नहीं, ऐसे कैसे होगा? लेवी हुआ है तो उसी के लिए हुआ है ना कि कलेक्ट होगा। बात समझने आ रही है क्या? हाँ है ना। तो पहले लेवी होगा, लेवी के बाद कलेक्शन हो जाएगा। अब कलेक्शन किस पे करोगे, कौन से अमाउंट पे करोगे? तो वैल्यू चाहिए ना पहले। ये मोबाइल फोन 10,000 का है, 20,000 का है, 50,000 का है, 1 लाख का है, 50 लाख का है, कितने का है ये पहले समझना पड़ेगा ना, तब तो उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे, तब तो गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करेगा। हमने तो इतना ही समझा है सेक्शन 7 के हिसाब से कि इसके ऊपर जीएसटी लगता है। मैं अगर ये मोबाइल फोन आपको बेचता हूं तो इसके ऊपर जीएसटी लगता है, इतना ही सेक्शन 7 बोलता है कि जीएसटी कब कब लगेगा। अब जीएसटी अगर लगेगा तो लग तो जाएगा, अब कलेक्ट भी करेगा गवर्नमेंट, कलेक्ट करेगा, चार्ज में है, किस वैल्यू पे कलेक्ट करेगा? एसेसेबल वैल्यू पे कलेक्ट करेगा। ये एसेसेबल वैल्यू को हम यहां बोलते हैं वीओएस। सर वीओएस का मतलब क्या है सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके डिटेल्स जो है ये दिए गए हैं आपको सेक्शन नंबर 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर। किसमें दिए हुए हैं? सेक्शन नंबर 15 में दिए गए हुए ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 7 सीजीएसटी का है, सेक्शन 9 सीजीएसटी का है, सेक्शन 15 सीजीएसटी का है। तो ये जो लैक मैकेनिज्म है, कोई भी एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, कोई भी टैक्स का एक्ट हो, हर जगह लेवी होता है, असेसमेंट होता है, कलेक्शन होता है। इनकम टैक्स की बात कर लो, लेवी होता है। हाँ, लेवी में बताया जाता है अलग अलग 5 हेड्स ऑफ इनकम में कि आपका जो इनकम है ये इन 5 हेड्स में आप बताइएगा। तो सर सैलरी का सेक्शन 17 हो गया, एचपी का सेक्शन 22 हो गया, पीजीबीपी का सेक्शन 28 हो गया। ये सब सेक्शंस के तहत हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि किस किस चीज पे कौन सी चीजों पे जीएसटी लगेगा। फिर गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, उसके लिए असेस करना पड़ता है। असेसमेंट के लिए अलग अलग चीजें दी हुई है। जैसे कि आज हमने पीजीबीपी में बात किया, जो लोग टैक्स में जुड़े हुए मेरे साथ इनकम टैक्स में भी, आज पीजीबीपी पे अपन डिस्कस कर रहे थे कौन सा एक्सपेंस अलाउड होगा, कौन सा एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। तो ये वाला क्या पार्ट आ गया? असेसमेंट वाला पार्ट आ गया। असेसेबल वैल्यू निकालना है, उसमें हम असेसेबल वैल्यू को क्या बोलते हैं? टोटल टैक्सेबल इनकम, टीटीआई। याद आ रहा है क्या? जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस, टोटल टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर क्या लग जाएगा? इनकम टैक्स लग जाएगा। तो वो क्या है? असेसमेंट है, यहाँ असेसेबल वैल्यू है। तो लेवी करेंगे, असेस करेंगे और पे करेंगे, ठीक है ना। लेवी मतलब जीएसटी लगाना, सेक्शन 7 सप्लाई के थ्रू आएगा। इसी का एक्सटेंशन सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन चार्ज आएगा। इसका मतलब कलेक्ट करेगा गवर्नमेंट, किस पे कलेक्ट करेगा? असेसमेंट करके, असेसेबल वैल्यू पे, जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई टेक्निकली सेक्शन 15 में। जेपा है तो 5 टाइप करिए चैट बॉक्स में, उसके बाद इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक और टर्म है जो समझाना है मुझे। छापो छापो छापो, होने बट बताओ। ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी तो स्टार्ट होगी, और वादा करता हूं बहुत मजा आएगा पूरी पिक्चर में। आपको वो ट्रेलर से समझ ही गया होगा। सर जी डन। टाइटल दीजिए चार्ज। क्या टाइटल दोगे? चार्ज।
टाइटल देना चार्ज, ये वही चार्ज है जिसकी हम बात यहां कर रहे थे। मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं इसको पहले, फिर हम डिटेल्स के अंदर में जाएंगे। ध्यान देना, लिखना मत, सामने ध्यान दो, लिखने का समय दिया जाएगा। एक होता है नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा होता है रिवर्स चार्ज। नॉर्मल चार्ज मतलब NCM बोल सकते हो या FCM बोल सकते हो, यूजुअली इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और ये है आपका रिवर्स चार्ज, RCM का यूज ज्यादा किया जाता है। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सर क्या है और इसका फर्क क्या है? अब हम क्या बात करते हैं, चार्ज का कनेक्शन किसके साथ है सर? चार्ज का कनेक्शन कलेक्शन के साथ है, बराबर ना। ये लेवी से स्टार्ट होता है, लेवी जहां खत्म होता है वहां से चार्ज स्टार्ट होता है, और चार्ज खत्म होता है कलेक्शन पे। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, हम जब बात करते हैं कि देयर इज अ सप्लायर, देयर इज अ रेसिपिएंट, सप्लायर ने रेसिपिएंट को क्या किया? सप्लाई किया। कल तक हम बात कर रहे थे सेल, आज हम क्या बात करेंगे? सप्लाई। हम सप्लाई पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है ना। तो सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई किया, रेसिपिएंट ने सप्लायर को क्या दिया? पैसा नहीं, कंसिडरेशन। टेक्निकल वर्ड यूज करिए, आसान होगा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना। सो इन्होंने इनको सप्लाई किया और इन्होंने इनको कंसिडरेशन दे दिया, ठीक है। अब से सप्लाई जो किया 1 लाख का किया, इनवॉइस जो इशू किया जीएसटी के साथ 1,18,000 का इशू किया, कंसिडरेशन के समय 1 लाख प्लस 18,000 दे दिया गया। सप्लायर ने अपने पास क्या किया? 1 लाख रख दिया, और सप्लायर ने आगे जाकर के 18,000 जो है गवर्नमेंट को दे दिए। अगर मैं फ्लो ऑफ साइकिल बताऊं, यहां पे पूरा फ्लो अगर मैं बताऊं, तो पैसा रेसिपिएंट से स्टार्ट हुआ, रेसिपिएंट से सप्लायर के पास गया, सप्लायर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया। ऐसा ही कुछ हुआ ना? बोलो हां, अरे हाँ या ना, बताओ ऐसा ही कुछ हुआ, नहीं हुआ? हाँ, क्या बात है, ऐसा ही हुआ ना कुछ, हाँ या ना? सप्लायर ने 1 लाख रुपीस का सप्लाई किया रेसिपेंट को, रेसिपेंट ने 1 लाख पे 18,000 कंसिडरेशन दे दिया, 1,18,000। सप्लायर ने 1 लाख अपना कॉस्ट अपना प्रॉफिट अपने पास रखा, बचा हुआ 18,000 गवर्नमेंट को दे दिया। तो पूरा स्टार्ट टू एंड पैसे का फ्लो जो है, पैसा रेसिपेंट के पॉकेट से निकला, सप्लायर के पास गया, सप्लायर के यहां अपना पैसा सप्लायर ने रख दिया, जीएसटी जो है गवर्नमेंट को दे दिया। अब देखिए मैं बात करता हूं आरसीएम की, ये नॉर्मल चार्ज में होता है, समझते हो? रुको, सप्लायर ने रेसिपेंट को सप्लाई किया, ठीक है ना, 1 लाख का सप्लाई किया, रेसिपिएंट ने कंसिडरेशन दिया, कंसिडरेशन 1 लाख का ही दिया, और रेसिपिएंट जाता है 18,000 लेके गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को पैसा देता है। ई क्या हो गया सर? फ्लो ऑफ मनी कैसा रहा? रेसिपिएंट जो है डायरेक्टली जाता है गवर्नमेंट के पास जीएसटी जमा करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? फ्लो समझ रहे हो? अरे बोलो यार हाँ या ना, टाइप मत करो, सिर्फ बोलो हाँ। टेलीपैथी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, मेरे को समझने आ जाएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा हूं मैं यहां पे? नॉर्मल चार्ज जो है, जो नॉर्मली होता है, जो नॉर्मली होता है, नॉर्मली क्या होता है? यही होता है ना, सप्लायर रेसिपेंट को गुड्स या सर्विसेज सेल करेगा, रेसिपेंट उसका पैसा सप्लायर को देगा, उसमें जीएसटी भी देगा, और सप्लायर गवर्नमेंट को जाके जीएसटी जमा कर देगा। तो जीएसटी को अगर मैं ट्रेस करूं, तो जीएसटी का जो पैसा है जो गवर्नमेंट को मिल रहा है और जो रेसिपेंट के पॉकेट से जा रहा है, ये सप्लायर से होते हुए जा रहा है। तो रेसिपेंट से सप्लायर, सप्लायर से गवर्नमेंट, जीएसटी का पैसा 18,000। रिवर्स चार्ज में क्या होता है ना सर, सप्लायर जो है सप्लाई करता है गुड्स या सर्विस सेल करता है रेसिपेंट को, रेसिपेंट उसका कंसिडरेशन यानी कि 1 लाख रुपए सप्लायर को दे देगा, उसके ऊपर जो जीएसटी है ये रेसिपेंट सप्लायर को नहीं देता, रेसिपेंट खुद जाके गवर्नमेंट को देता है। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे रेसिपेंट खुद जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, लायबल है कि जाकर के गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, उस ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज का ट्रांजेक्शन। अगर आपको समझा है तो आर टाइप करिए चैट बॉक्स में, लिखिएगा मत, आपको आपका अटेम्प्ट की कसम है, सामने ध्यान दीजिए।
और चीजें बताता हूं। सर ये क्यों होता है? ये तो चल रहा है ना सर बराबर से, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? कई बार दो मेन रीजंस है। ये जो सप्लायर है ना, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से है। क्या बोल रहा हूं मैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सर ये क्या पहेली खड़ी कर रहे हो? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब क्या? समझना मेरी बात को। आपका जो सप्लायर है, आपका सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि यार जीएसटी होता क्या है, टैक्स क्यों भरते हैं, टैक्स नहीं भरा तो क्या। ना अकल है ज्यादा, टू बी वेरी फ्रैंक, ना पढ़ाई की हुई है ज्यादा, या अकल है बट पढ़ाई नहीं की हुई है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी हो सकता है। व्हाटएवर द केस में भी आपको समझ गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है। अच्छा, ऐसा नहीं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग पागल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गवार होते हैं, ऐसा नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का बहुत ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, अगर आपको पता होगा तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। इनफैक्ट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग रहते हैं ना, ये ज्यादा कमाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर से। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह जो हो गई, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझना इस चीज को, सप्लायर जो है ये अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, और सप्लायर जो है मान चलते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक टर्नओवर का लिमिट दिया हुआ है। आपका टर्नओवर का लिमिट लेट अस अज्यूम 20 लाख है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख तक होता है तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आपका टर्नओवर 20 लाख 1 रुपये हो जाता है मान लीजिएगा, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करना होता है। एग्जैक्ट क्या है देखेंगे बाद में, उसके ऊपर ध्यान मत दो, एग्जाम्पल पे ध्यान दो, ठीक है। अब मेरा टर्नओवर, लेट्स से मैं एक ड्राइवर हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं ड्राइवर हूं, 4 व्हीलर चलाता हूं और सर्विस प्रोवाइड करता हूं लोगों को सालों से, ठीक है। अब अज्यूम करके चलते ये ड्राइवर है तो शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा, वैसे पढ़े लिखे ड्राइवर होते हैं, तो लेट्स से पढ़ा लिखा नहीं होगा। अब एक अकेली गाड़ी, एक अकेला ड्राइवर साल भर में कितना कमा लेता होगा? आप अंदाजा लगाइएगा। 20 लाख तक तो नहीं पहुंचता होगा, 20 लाख के अंदर ही होता होगा, ठीक है। अब अगर ये ड्राइवर जो है 20 लाख के अंदर है इसका टर्नओवर, और ये अनएडुकेटेड है, अब पढ़ा लिखा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, टैक्स के बारे में मालूम नहीं है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह अपने रखे हुए नहीं है, इनवॉइसेस नहीं देता है, कुछ भी इसके पास हिसाब किताब नहीं है, कैश में बिजनेस करता है, दिक्कत कुछ नहीं है सर, सब लीगल है। इशू ये है गवर्नमेंट इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लूज कर रहा है। गवर्नमेंट ये ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लूज कर रहा है। क्यों? बिकॉज सप्लायर के ऊपर गवर्नमेंट ने चार्ज डाला हुआ है ना। गवर्नमेंट ने क्या बोला, मैं सप्लायर के थ्रू कलेक्ट करूंगा, या तो सप्लायर उस पोजीशन में है ही नहीं कि वो जीएसटी कलेक्ट करे, तो गवर्नमेंट का तो जीएसटी गया ना। तो गवर्नमेंट वाले काम करता है, ऐसे ट्रांजैक्शन में रेसिपेंट के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं, रेसिपेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, रेसिपेंट के ऊपर बोलते हैं कि तुमने कलेक्ट करना और हमको पे करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, ये जो है ये अनरजिस्टर्ड होगा शायद, बट आप रजिस्टर्ड होंगे शायद, आप कलेक्ट करिए और हमारे पास आके पे करिए। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है, हम इसके ट्रांजेक्शन देखेंगे, कल परसों में बात होने वाली है इसके ऊपर डिटेल में। दूसरा ऐसा ट्रांजेक्शन हो सकता है जहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो नहीं है, बट ऐसा कोई सेक्टर है जहां पे समय और एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे लॉयर। गवर्नमेंट बोलता है एक लॉयर जो है ये देश को सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, देश के कामों में बिजी है, इसको आप इसमें मत खींचो कि यार टैक्स के रिकॉर्ड रख, इनवॉइस रख, ये रख, वो रख। अगर कोई लॉयर जो ऑब्वियसली पढ़ा लिखा है, अगर लॉयर ने सर्विस दी रेसिपेंट को, सपोज मुझे आपको सर्विस दी, किसी भी बिजनेस को सर्विस दी सपोज, तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज लग जाता है। उस केस में नॉर्मल चार्ज नहीं लगता, उस केस में भी रिवर्स चार्ज लगता है, क्योंकि ये ऐसा बोलना चाह रही है गवर्नमेंट कि लॉयर के ऊपर हम ये जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते हैं कि आप आपका काम छोड़िएगा, आपकी लॉयरगिरी छोड़िएगा, आपकी वकालत छोड़िएगा और आप बैठ के हिसाब करिएगा रोज का रोज और हमें जीएसटी आकर के दे दीजिएगा। ये हम आप पे नहीं रख सकते, हम एक सीए पे रख सकते हैं। सीए भी देश की सेवा कर रहा है, सीए में भी देश की सेवा कर रहा है, सीएस भी देश की सेवा कर रहा है, बट ये सीए में जो है ना, ये तो टैक्स के काम करते ही है खुद, इनको तो टैक्स के बारे में पता ही है, तो ये तो वैसे भी डिटेल्स रख सकते हैं, तो इसको नहीं लाएंगे रिवर्स चार्ज में, ये नॉर्मल चार्ज में रहने दो। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, कॉस्ट अकाउंटेंट ने, कंपनी सेक्रेटरी ने सर्विस दिया, तो कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट ये पैसा लेगा और गवर्नमेंट को देगा नॉर्मल में। बट अगर लॉयर आ जाता है, रिवर्स चार्ज। आप समझ पा रहे हो क्या? तो मैंने आपको 2-3 रीजंस बताए कि रिवर्स चार्ज क्यों आया है, जिससे आपको शायद आइडिया आ गई होगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलो, टर्नओवर उतना होता नहीं है बोलो, या फिर जिम्मेदारी देनी नहीं है एडिशनली, समय चला जाएगा, फ्रस्ट्रेटिंग, बर्डनसम हो जाएगा, इन कारणों से ये काम नहीं कर पाएगा लॉयर। तो ये रीजंस हो सकते हैं। हाउएवर इसके अलावा भी रीजंस है, हम आरसीएम का चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, बट मेजोरिटिकली यही रीजंस होते हैं जिसके कारण रिवर्स चार्ज पिक्चर में आता है।
आई होप क्लियर है। पहले इसको लिख लीजिएगा। समझा है क्या पहले? अगर समझा है तो 8 टाइप करिए चैट बॉक्स में। अगर समझा है तो 8 टाइप करिए सर चैट बॉक्स में, अगर समझा है तो जल्दी से, पक्का? चलिए इसको लिख लीजिए। पहले लिखने के बाद एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ई कॉमर्स ऑपरेटर। एक और कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है, चार्ज से ही रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है बट चार्ज से ही रिलेटेड है। आइए ये चेक करिए, हो गया तो डन बताइए। चलो डन। बोलो बोलो बोलो। क्या बात है। आइए आगे बढ़े। टाइटल दीजिएगा ई सी ओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर। एक और टर्म जिसका आपको पता होना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फर्दर पार्ट्स दैट विल बी चेकिंग आउट। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हो लाइव में, जो भी मैं समझा रहा हूं, जिस भी स्पीड में हम उसको समझ रहे हैं, सब ओके है, सब चंगा सी बताइए। यो ब्रो बोलो, जल्दी बोलो। चलिए हम कैब की बात कर रहे थे, आइए ओला को ले लेते हैं पिक्चर में। ध्यान देना, पूरा अटेंशन आपका सामने होना चाहिए, ठीक है ना। चार्ज के अंदर में एक और टॉपिक आता है जहां हम बात करते हैं ई सी ओ। समझने पे ध्यान दो, पूरा फोकस सामने स्क्रीन पे। ई सी ओ क्या है सर? ये ई कॉमर्स ऑपरेटर, अक्का सर्विस एग्रीगेटर। सर अक्का ऑल्सो नोन एज, जिनको पता नहीं है, ठीक है ना,
आप अक्का मत लिखना, आप चाहिए अगर पता नहीं हो तो ऑल्सो नोन एज पूरा लिख देना, नहीं तो पता चला एग्जाम के एक रात पहले आधी रात को 3 बजे फोन करोगे, डिस्टर्ब करोगे, बोल के डिस्टर्ब फोन करोगे, बोलोगे सर अक्का मतलब क्या था, ठीक है ना। हाँ चलिए ध्यान देना। आज हम जीएसटी में इसको ईसीओ बोलते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं। एक जमाने में सर्विस टैक्स के अंदर में इसको सर्विस एग्रीगेटर नाम दिया गया था, ठीक है ना। अब इनका काम क्या होता है, जैसे कि हम चलो बात करते हैं ओला के बारे में। ओला का काम क्या होता है आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा हम करते क्या है ओला में, एग्जैक्टली क्या करते हैं हम ओला में। आपके पास एक मोबाइल ऐप है ओला, आप उस मोबाइल ऐप पे जाते हो, आपके डिटेल्स डालते हो, आपका पिकअप पॉइंट, आपका ड्रॉप पॉइंट डालते हो, फिर वहां ऑप्शन आते हैं, सभी ने एक आध बार यूज किया होगा शायद, या करके देखना, ठीक है। वहां ऑप्शंस आते हैं कि कौन सा टाइप का कार चाहिए, ऑटो रिक्शा चाहिए, ठीक है ना। फिर आप उस पर सिलेक्ट करते हो, उस पर रेट भी आता है कितना पैसा लगेगा आपको, शेयरिंग का ऑप्शन आता है उस पर, खास करके जैसे पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर इन या मुंबई वगैरह, कोलकाता, हावड़ा साइड, यहाँ पे यूजुअली शेयरिंग का भी ऑप्शन आता है, पूलिंग कैब, शेयरिंग कैब। आप सिलेक्ट करते हो, कैब आपके पास आती है, आपको सर्विस देती है, आपको ड्रॉपिंग पॉइंट पे ड्रॉप कर देती है और डेस्टिनेशन पे आपके पास ऑप्शन रहता है, 2 ऑप्शन पैसा भरने का। या तो आप वो ड्राइवर को पैसा दे दीजिएगा, ड्राइवर ओला को पैसा दे देगा, मतलब ओला ड्राइवर के पास से कमीशन लेगा, ठीक है ना। या फिर आप ओला को पैसा दीजिए, ओला अपना कमीशन कट करेगा, बचा हुआ पैसा जो ड्राइवर का है ड्राइवर को दे देगा, ठीक है ना। ड्राइवर क्या कर रहा होता है, ड्राइवर के पास अपना लॉगिन होता है, वो ऐप पे जाता है, लॉगिन करता है, अपना आपको अवेलेबल मार्क करता है, अपना लोकेशन डाल देता है, उसको वहां पे दिख जाता है कि हाँ ये राइड है, करण नाम का एक व्यक्ति है जिसने राइड रिक्वेस्ट की हुई है, आप जाना चाहोगे क्या, यहां से यहां तक का राइड है, एज सिंपल एज दैट। हमने एक ट्रांजेक्शन डिस्कस किया थोड़ी देर पहले रिवर्स चार्ज के हिसाब से, कि जो ड्राइवर होता है ये शायद अनपढ़ होगा, शायद उसको पता नहीं होगा टैक्स वगैरह के बारे में, उसके लिए ट्रबलसम होगा कि रिकॉर्ड्स रखना, इनवॉइसेस रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो बंदा है, ये बंदे ने क्या किया, ड्राइवर ने, इसने जीएसटी के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं, सीखा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलता है जस्ट बिकॉज ये ड्राइवर अनपढ़ है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इसका टर्नओवर 20 लाख होता ही नहीं है, तो ये जीएसटी में आता ही नहीं है, मैं मेरा रेवेन्यू क्यों लूज करूं। तो जो रेसिपेंट है, कौन है वो, रेसिपेंट है, वो रेसिपेंट को मैं जिम्मेदारी देता हूं कि तुम जीएसटी में रजिस्टर करो और क्या पे करो, टैक्स मुझे लाके दे दो, ठीक है ना। कुछ गलत बात नहीं है, सही बात है, लॉजिकली भी समझने आ गया। बट आप सोचिएगा जो ओला सर्विस ले रहा है, इसमें से कितने लोग रजिस्टर्ड पर्सन हो गए, जो सर्विस ले रहे हैं रेसिपेंट, कितने लोग जो रजिस्टर्ड हो गए, बहुत कम हो गए ना। अब आपकी मेरी बात करो, चलो मेरी बात मत करो, मैं रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में, आपकी बात करता है। चलो स्टूडेंट जो है, हाउसवाइफ जो है, सीनियर सिटीजन जो है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये लोग शायद रजिस्टर्ड नहीं होंगे, सर्विस ले रहे हैं ये। अच्छा, मेजॉरिटी सर्विस ये लोग लेते, यही लोग लेते हैं मेजॉरिटी सर्विस। तो कोई स्टूडेंट को एग्जाम के लिए जाना है और बस वगैरह नहीं मिल रही है, मेट्रो नहीं मिल रही है, ट्रेन नहीं मिल रही है, उसने का एक काम करता है, फटाफट से ओला कर लेता है, एग्जाम पहुंचना जरूरी है, ठीक है। ओला सर्विस ले लिया आपने, अब आप तो अनरजिस्टर्ड थे, जो सर्विस दे रहा है ड्राइवर वो भी अनरजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू गया ना। तो गवर्नमेंट बोलता है भाई तुमने ओला के थ्रू सर्विस ली ना, ओला को जिम्मेदार बनाता हूं, ओला कलेक्ट करेगा टैक्स और गवर्नमेंट को लाके देगा। बात समझने आ रहे हो क्या। बट हालांकि इसको कोई चार्ज नहीं कहा गया, इसको हम हमारे वर्ड्स में ईसीओ का चार्ज बोल सकते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर का चार्ज बोल सकते हैं, बट इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया। क्या बोल रहा हूं मैं सर, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। मैं ट्रांजैक्शन समझाता हूं पहले, ठीक है। यहां पे ओला बैठा हुआ है, अरे क्या हो गया, तो सर यहां ओला बैठा हुआ है, ये ड्राइवर है आपका सर, और यहां पे जो आपका है कस्टमर है, ठीक है ना। ड्राइवर पिकिंग पॉइंट पे जाता है, ओला के थ्रू ड्राइवर को पता चलता है, ओला जो है ये क्या करता है, अपना कमीशन अर्न करता है। ओला को जिम्मेदारी दी गई है कि भाई साहब आप जो है, आप जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और आप जीएसटी जमा करेंगे। लेट्स से ड्राइवर ने बोला मुझे 200 रुपए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ओला बोलता है मुझे 10 रुपए चाहिए, कस्टमर पे कितना करेगा, 210 रुपीज। 210 में से भले ड्राइवर 210 कलेक्ट करे तो 10 रुपए क्या करेगा, ड्राइवर ओला को दे देगा। अगर कस्टमर ओला पे करना चाहता है तो कस्टमर ओला को 210 रुपीज दे देगा, उसमें से ओला 10 रुपीज अपने पास रखेगा, बचे हुए 200 रुपीज ड्राइवर को दे देगा।
यही अमाउंट जो 210 का अमाउंट है, ये फाइनल प्राइस है ना, इसके ऊपर जीएसटी लग जाता है, लेट्स से ₹10। यही ₹10 यहां पे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? ओला की है। और वो ₹10 जो जीएसटी है, ये कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो कस्टमर ने पे कितना किया? 220। ड्राइवर को कितना मिला? 200। ओला को कितना मिला? 10। और ये जो बचा हुआ 10 है, ये कहां? ओला की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को देना। क्या आपको ईसीओ क्या होता है और उसका टैक्स का इंपैक्ट क्या है, ये समझने आया? और ये जो हिडन चार्ज है, जिसको डिफाइन नहीं किया जीएसटी में, बट हिडन चार्ज है ना, चार्ज ही बोलेंगे ना इसको। ड्राइवर अगर देता तो नॉर्मल चार्ज बोलते हैं, कस्टमर अगर देता तो रिवर्स चार्ज बोलते हैं, ईसीओ अगर दे रहा है तो फिलहाल हम ईसीओ का चार्ज बोल सकते हैं, बट इसको कहीं लिखा नहीं गया। नॉर्मल चार्ज को लिखा गया है, रिवर्स चार्ज को लिखा गया है। ठीक है, हम अभी ईसीओ बोलते हैं, सर्विस एग्रीगेटर वर्ड यूज नहीं होता है, बट पहले सर्विस एग्रीगेटर वर्ड यूज होता था। क्वेश्चन आंसर में, इंटर में तो यूज नहीं हुआ है आज तक, फाइनल में बहुत बार सर्विस एग्रीगेटर के नाम से क्वेश्चन पूछा गया जीएसटी के अंदर में। बात तो सेम है। तो मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया, लिखवा दिया आपको। ठीक है, आपको ये समझ गया है? लाइव में जो लोग देख रहे हो, पहले ई टाइप करो, ई फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसके बाद लिखना चालू करो, होने बाद डन बताओ। यस सर, डन। जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, आपको डाउट्स वगैरह जो भी होते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करके रख सकते हो। जब भी आप व्हाट्सएप करते हो, आप जरूर फोटो खींचिएगा जो भी आपने लिखा हुआ है, जो डाउट है उस चीज का। अगर क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर दोनों का फोटो खींचिएगा। आप ऐसा मत बोलेगा सर उस पेज में उस डेट पे ऐसा, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, और अगर एक भी क्लास हुआ तो आप शायद रिकॉर्डिंग में 1 साल बाद या 10 दिन बाद या 2 महीने बाद लेक्चर देख रहे हो, तो मुझे तब तक याद नहीं होगा मैंने उस दिन पे क्या पढ़ाया था। तो आप प्लीज उस चीज को उठा करके यू कैन से फोटो खींच के व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, सो दैट मैं रिलेट कर पाऊं और आपको प्रॉपरली एड्रेस कर पाऊं आपके क्वेरी को। ठीक है, हो सकता है आपको फोन पे बात करनी हो, उस केस में आप मुझे बोल सकते हो कि सर मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है, ये डिस्कशन करना है, तो आप मुझे बताइए मैं कब कॉल करूं, मैं मेरा टाइम आपको बता दूंगा या मैं डायरेक्टली कॉल कर दूंगा आपको। ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड एक और बात थी यहाँ पे, हो सकता है आपको कुछ मुझे एक्सप्लेन करना हो बट आपको टाइप नहीं करता रहे, समय लग रहा है, या आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, हिंदी मराठी भी अच्छा नहीं है शायद फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस केस में वॉइस नोट लीव कर सकते हो, मैं उसको सुन करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी मराठी इतना तो समझ सकता हूं, इसके अलावा आपका जो भी लैंग्वेज होगा
तो वो आप ट्रांसलेट करके मुझे क्वेरी पूछिएगा। एनी विच वेज, एक और काम की चीज, जो लोग इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देख रहे हो यूट्यूब पे, तो इसके बाद के लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं आएंगे, इसके बाद के लेक्चर्स कंपलसरी ऐप पे ही आएंगे। तो आप अकॉर्डिंगली ऑफिस में या मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप लेक्चर्स का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, सो दैट आपको कल से लेक्चर्स प्रॉपर अटेंड करते आए, ठीक है ना। चलिए क्या करें, 10:50 हो गए हैं, नहीं छोड़ूंगा तो नहीं, 5 मिनट है, ऑडियो रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर का। और आपने कल के सेशन में जब आना, देखो हम अभी उड़ान बनने के लिए रेडी है। ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ना अभी, कौन सा वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, इसके बारे में कल डिटेल में डिस्कशन करना है, शायद परसों भी। तो उस पर जाने के लिए हम पूरी तरीके से रेडी है। चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ जीएसटी, 2-3 थ्योरी क्वेश्चन अगर छोड़ दिए, व्हाट आर बेनिफिट्स, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस एक्सेट्रा, हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स, ये 3 स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर छोड़ दिए तो चैप्टर 1 पूरी तरीके से हो चुका है, जिसका वेटेज 5 मार्क का है। 50 में से 5 मार्क का हो गया, 10% सिलेबस डन, मजे करो, एंजॉय, ठीक है। सो 10% सिलेबस हो चुका है, 5 मार्क्स का कंटेंट हो चुका है। जब हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, जब तक लाइव वालों के पास नोट्स आ जाता है 4-5 दिनों में, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे और तब मैं वो वाला टॉपिक करवा दूंगा। हम अभी स्ट्रेट अवे कल चैप्टर 2 पे जाएंगे, जहां हम सप्लाई को समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को समझेंगे। कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले आपने कंपलसरी या तो खुद से एक बार रिवाइज करना है या मेरा दिया हुआ ऑडियो रिवीजन सुन करके आना है कंपलसरीली। अगर नहीं तो आपको कल के सेशन में दिक्कत जा सकती है, ठीक है। आइएगा, लेट्स गो। सो रिवाइज करते हैं आज का सेशन क्या हुआ, ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड कर लेते हैं। कहां से स्टार्ट किया था अपन ने, आई थिंक सो हमने यहां से स्टार्ट किया था। हेलो पीपल, वेलकम टू kcacademy.info। मैं हूं सीए करण चंदवानी और हम सीए में इंटर का जो आईडीटी का बैच है, उसका जो पहला चैप्टर है, उसका जो लास्ट लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 3, उसका ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने शुरुआत की आज के लेक्चर की, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, ऐसा कोई इवेंट, ऐसी कोई एक्टिविटी जिसके होने से ये पता चलता है कि जीएसटी लग जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई बेसिकली पिछले एक्ट के अंदर में जो भी चीजें थी सबको मिला करके बनाया गया है। इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज इंक्लूसिव। टू डिफाइन इट, इसमें सेल आता है, बार्टर एक्सचेंज ट्रांसफर आता है, लीज रेंटल आता है, लाइसेंस डिस्पोजल आता है। अगर इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूं तो यहां पे हमने स्पेसिफिकली देखा था कि जब मैं सेल करता हूं तो मैं टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर करता हूं, कस्टडी भी ट्रांसफर करता हूं, यूजुअली कैश में होता है। अगर मोबाइल एक्सचेंज करने जाऊं, 1 लाख का मोबाइल खरीदना है, 80,000 कैश दे दिए और 20,000 का पुराना मोबाइल दे दिया, तो उसको एक्सचेंज कहेंगे, ये भी जीएसटी के अंदर है। बार्टर बात करूं तो ये काइंड में आ जाता है कंप्लीटली, मेरे पास मोबाइल है, आपको दे दिया, आपके पास लैपटॉप था, आपने मुझे दे दिया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर में सिर्फ कस्टडी जाती है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। मैंने मेरे भाई को, राइट, या मैंने मेरे कोई स्टूडेंट को आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ऐसे ही भाई तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज के टेस्ट में, ये लो, कंसिडरेशन नहीं लिया बट कोई गिफ्ट दे दिया मैंने, ऐसे ही मोबाइल ट्रांसफर कर दिया मैंने, ट्रांसफर हो गया। रेंटल में यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है, लीज स्ट्रक्चर्ड है, लॉन्ग टर्म होता है, दोनों सर्विस है, दोनों कैश के लिए किए जाएंगे, दोनों के ऊपर जीएसटी लगेगा। लाइसेंस दिया है, जीएसटी लगेगा। डिस्पोजल क्या है, स्क्रैप किया हुआ है, जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद हम गए थे टाइप्स ऑफ जीएसटी समझने। 5 टाइप्स ऑफ जीएसटी है। पहला नॉन जीएसटी, जिसके ऊपर आज भी एक्साइज एंड वैट या सीएसटी लगता है, जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड टोबैको। उसके बाद मैं बात करता हूं निल रेटेड, जिसका रेट ऑफ टैक्स 0 है। फिर एग्जेम्प्टेड, जहां डबल टैक्सेशन हो रहा है या कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटीज है, उसको नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। टाइम टू टाइम ये सब चीजें चेंज हो सकती है, ये हमेशा जीएसटी के बाहर होगा, इसको जीएसटी में लाने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन से टैक्सेबल किया जा सकता है, एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, इसको भी चेंज किया जा सकता है। जीरो रेटेड में हमने देखा कि सर जीरो रेटेड के अंदर में यूजुअली एक्सपोर्ट्स कवर होते हैं, जहां वही मोबाइल फोन इंडिया में सेल करोगे 18%, वही मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करोगे 0%, तो जीरो रेटेड सप्लाई है वो। तो इसमें रेट नहीं चेंज किया है, बट उस एक्टिविटी के लिए रेट को 0 कर दिया गया है, ठीक है। हमने एक और बात पढ़ी, एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो यूजुअली टैक्स फ्री जोन्स होते हैं इंडस्ट्रियल वाइज एक्सेट्रा। तो एसईजेड में अगर आप सप्लाई करते हो, वो भी जीरो रेटेड होता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। इसका मतलब इस एसईजेड को हम इंडिया के बाहर है ऐसा मानता है, हालांकि है इंडिया में, ठीक है। सो अगर मैं महाराष्ट्र से कोई एसईजेड में रहता हूं तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। एसईजेड से अगर महाराष्ट्र में लेके आता हूं तो इंपोर्ट माना जाएगा, कस्टम भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा। एसईजेड टू एसईजेड में सेल करूंगा तो दोनों एसईजेड इंडिया के बाहर माने जाएंगे, तो ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया है, जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर मैं लेट्स से महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र कर रहा हूं तो जीएसटी लग जाएगा। अच्छा, मैं महाराष्ट्र टू यूएस से बेच रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, क्या लग जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ये सब जीरो रेटेड सप्लाई में हमने देखा। उसके बाद मेरे ख्याल से हम यहां पे गए जहां हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली कब जाकर के जीएसटी लगता है, व्हेन विल जीएसटी बी लेविड एंड कलेक्टेड। उसके लिए 7 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज का होना जरूरी है, अलग से डिफाइंड है, नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। सप्लाई होना जरूरी है। सप्लाई क्या है, वो 8 चीजें, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ट्रांसफर एक्सेट्रा। फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन कैश काइंड कुछ भी हो सकता है। इन दी कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। पर्सनल ट्रांजैक्शन जीएसटी में नहीं है। It should be taxable supply, मतलब it should not be non-GST, it should not be nil rated, it should not be zero rated, it should not be exempted.
ठीक है। ये सप्लाई जो है टैक्सेबल पर्सन से होना चाहिए, मतलब वो जो रजिस्टर्ड होगा, राइट। और ये सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, यानी कि इंडिया में होना चाहिए। इन सबको एक एक करके समझना है नेक्स्ट चैप्टर में, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। फिर हम एक मैकेनिज्म समझने, जो है लैक मैकेनिज्म। लैक मैकेनिज्म में लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन था। लेवी कब होता है, मतलब जीएसटी लगना चाहिए, लेवी टैक्सेबल इवेंट होना चाहिए, और लेवी होने के बाद ही कलेक्शन होगा, बिना लेवी के कलेक्शन नहीं हो सकता, और लेवी होगा मतलब कलेक्शन तो होना ही होना है। तो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, उससे पहले लेवी करेगा। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 टॉक्स अबाउट कांसेप्ट ऑफ सप्लाई और कब जीएसटी लगेगा। सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 टॉक्स अबाउट जो जीएसटी लग चुका है उसको कलेक्ट कैसे किया जाएगा, तो यहां से कलेक्शन का रास्ता खुलता है। अब कलेक्ट करना है तो जीएसटी लगाना पड़ेगा, लगाना तो है, लेवी तो हो गया, कलेक्ट भी करना है, कौन से वैल्यू पे लगाना है, कितना कलेक्ट करना है, असेसेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई बोला जाता है, जिसको हम सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में देखने वाले हैं। उसके बाद हमने बात की थी चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज को थोड़ा सा समझा था, जो कलेक्शन रिलेटेड प्रोसेस है। दो चार्ज है, एनसीएम नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, जिसका दूसरा नाम है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एफसीएम, और दूसरी चीज थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल चार्ज में क्या होता है, सप्लायर ने सप्लाई कर दिया रेसिपेंट को, रेसिपेंट ने कंसिडरेशन दे दिया सप्लायर को, रेसिपेंट ने कंसिडरेशन के साथ साथ जीएसटी का अमाउंट भी दे दिया। सप्लायर का काम बनता है गवर्नमेंट को जीएसटी जाके देना। तो जीएसटी का फ्लो कैसा है, रेसिपेंट के पॉकेट से सप्लायर तक, सप्लायर से गवर्नमेंट तक। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, सप्लायर ने सप्लाई कर दिया, रेसिपेंट ने भी कंसिडरेशन दे दिया, जीएसटी कहीं नहीं आया, रेसिपेंट खुद जाके जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। तो जीएसटी का सप्लाई कैसे होगा, फ्लो कैसे होगा, रेसिपेंट से लेकर के जीएसटी गवर्नमेंट को डायरेक्ट चला जाएगा। ये उस केस में होगा जहां पे सप्लायर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन कारणों से हो सकता है। यहां सप्लायर पर बर्डन नहीं डालना है। चार्ज को आगे बढ़ाते हुए हमने क्लास कॉन्सेप्ट देखा ईसीओ का, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसको पहले के लॉ में सर्विस टैक्स में सर्विस एग्रीगेटर कहा जाता था। एग्जांपल लिया हमने ओला का। ड्राइवर भाई साहब जो है ओला के ऊपर रजिस्टर्ड है, ओला के ऊपर मैं कस्टमर भी रजिस्टर्ड हूं, मैंने ओला से सर्विस ली, ओला ने ड्राइवर के थ्रू सर्विस दिलवाई, मैं पैसा चाहे ओला को दूं चाहे ड्राइवर को दूं, जीएसटी गवर्नमेंट को देने की जिम्मेदारी किसकी है, ओला की है। तो ये चार्ज को डिफाइन नहीं किया गया है, बट आप और मैं इसको फिलहाल के लिए ईसीओ वाला चार्ज बोल सकते हैं। इसी के साथ सेशन होता है कंप्लीट। ऑनलाइन लाइव वालों मुझे जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। सी यू ऑल बैक इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।